नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नाइट सागा हिंदी पर, जहां आपको मिलेंगी डार्क, एक्शन और थ्रिल से भरी वेब नॉवेल्स की पूरी कहानी, आसान और दमदार हिंदी में। हम इस चैनल पर अलग अलग वेब नॉवेल्स की स्टोरी को अपने शब्दों में समझाते और प्रस्तुत करते हैं, ताकि हिंदी दर्शक भी इन शानदार कहानियों का आनंद ले सकें। यहाँ आपको मिलेगा एक्शन, बदला, पावर, डार्क फैंटेसी और जबरदस्त प्लॉट ट्विस्ट का पूरा मजा। वार्निंग साइन डिस्क्लेमर, इस चैनल पर प्रस्तुत की जाने वाली सभी वेब नॉवेल्स हमारी स्वयं की रचनाएं नहीं है। इन नॉवेल्स के सभी कॉपीराइट और अधिकार उनके मूल लेखक एवं प्रकाशकों के पास सुरक्षित है। हम केवल इन कहानियों का एक्सप्लेनेशन, समरी, रिव्यू अपने शब्दों में प्रदान करते हैं, केवल मनोरंजन और शैक्षिकी उद्देश्य से। हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार से कॉपीराइट का उल्लंघन करना नहीं है। यदि किसी लेखक, प्रकाशक या संबंधित पक्ष को हमारे कंटेंट से कोई आपत्ति हो तो कृपया हमसे संपर्क करें। हम तुरंत उचित कार्रवाई करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। अध्याय 37, युद्ध प्रतिभा की महापरीक्षा। लावण्या ने अपनी खूबसूरत भौहें चढ़ाई, बड़े बुजुर्ग भैरव राठौर को पूरी तरह से नजरअंदाज किया और नाक भान सिकोड़ते हुए वापस अपनी वीआईपी कुर्सी पर जा बैठी। सुहानी ने भैरव राठौर को एक बेहद बर्फीली नजर से घूरा और शांत पर कड़क आवाज में पूछा, क्या बड़े बुजुर्ग को मेरे फैसले से कोई ऐतराज है? सुहानी की उस खौफनाक और बेपरवाह नजर को देखकर भैरव की आंखें फड़की। उसने हिम्मत जुटाकर अपना माथा पोंछा और बोला, महान दूत, गुस्ताखी माफ, पर क्या अकादमी के नियमों के अनुसार सिर्फ छठे दर्जे या उससे ऊपर की रक्त शक्ति वाले ही पास नहीं माने जाते? ये बात सच थी कि अकादमी के नियम सालों से तय थे और उन्हें अपनी मर्जी से बदला नहीं जा सकता था। भैरव का ये सवाल अपनी जगह बिल्कुल सही था। अगर सुहानी को ये बात बुरी भी लगे तब भी वह सरेआम भैरव को गलत नहीं ठहरा सकती थी। सुहानी के होठों पर एक बहुत ही हल्की सी मुस्कान आ गई। वह भैरव को देखकर धीरे धीरे अपना सिर हिलाने ही वाली थी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोलती, रुद्र राठौर की ठंडी आवाज पूरे अखाड़े में गूंज उठी। भैरव राठौर, तो आप भी नियमों के बारे में जानते हैं? खानदान के नियमों के अनुसार क्या मुझे मेरी हक की आत्मनिर्माण वटी नहीं मिलनी चाहिए थी? हरामजादे छोटे जानवर। रुद्र का ये तीखा सवाल सुनकर भैरव की आंखें फड़क उठी और उसने मन ही मन उसे हजारों गालियां दी। पर सुहानी के सामने वह सरेआम रुद्र को बेइज्जत करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। उसकी आंखों में सिर्फ एक खौफनाक और जहरीली नफरत उबल रही थी। भैरव के कुछ बोलने से पहले ही रुद्र ने एक कुटिल हंसी के साथ फिर से ताना मारा। बड़े बुजुर्ग, आज आपको सारे नियम याद आ रहे हैं, पर जब आपने मेरी आत्मनिर्माण वटी चुरा कर अपने बेटे को दी थी, तब आपका ये नियमों का ज्ञान कहाँ घास चरने गया था? भैरव का चेहरा लाल हो गया और उसने दांत पीसते हुए कहा, हाँ, मैंने तेरी वटी छीनी थी, पर वह तेरी औकात देखकर छीनी थी। एक निष्प्राण रक्त वाले कचरे पर इतनी कीमती वटी बर्बाद करने का क्या फायदा? आपको कैसे पता कि मुझ पर वटी बर्बाद होती? रुद्र ने तिरस्कार से सिर हिलाते हुए एक ठंडी हंसी हंसी। उसकी आंखों में भैरव के लिए घोर मजाक था। बस बहुत हुआ। सुहानी ने एक कड़क आवाज में दोनों की बहस रोक दी। रुद्र राठौर कचरा है या जीनियस, इसका फैसला करने के लिए मेरा अपना तराजू है। इस बात पर बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। बड़े बुजुर्ग भैरव, क्या आपको अभी भी कोई दिक्कत है? सुहानी ने भैरव को ऐसी ठंडी नजरों से देखा कि भैरव का खून सूख गया। भैरव के होठों के कोने फड़फड़ाए। वह गुस्से से उबल रहा था, पर उसकी इतनी औकात नहीं थी कि वह सुहानी के मुंह लगे। आत्मा खड्गा अकादमी की दूत। वह एक ऐसी हस्ती थी जिसे नाराज करने का मतलब था अपनी मौत का फरमान खुद लिखना। जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जब महान दूत ने फैसला सुना ही दिया है तो मैं कौन होता हूं कुछ बोलने वाला? भैरव का चेहरा ऐसा भद्दा हो गया था मानो उसने गलती से कोई सड़ी हुई मक्खी निगल ली हो। वह अपना सारा गुस्सा थूककर वापस अपनी जगह पर बैठ गया। धिक्कार है, इस कमीने की किस्मत तो सांड जैसी मजबूत है जो यह ऐसे ही पास हो गया। आदित्य राठौर का खून खौल रहा था। उसका मन कर रहा था कि अभी जाकर रुद्र का गला घोंट दे। प्रिया शर्मा का चेहरा भी ईर्ष्या से नीला पड़ चुका था और उसकी आंखों में एक बर्फीली चमक थी। उसने सोचा था कि रुद्र पहले ही राउंड में जलील होकर बाहर हो जाएगा, पर इस अचानक हुए उलटफेर ने उसे अंदर तक जला दिया था। इस सड़े हुए कचरे की किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? क्या सिर्फ इसका ये गोरा चिट्टा चेहरा देखकर दूत सुहानी इस पर फिदा हो गई है? क्या महान दूत को ऐसे चॉकलेटी लड़के पसंद है? प्रिया ने मन ही मन बेहद नीच और जहरीली गालियां बकी। सिर्फ राठौर खानदान ही नहीं, तेजपुर शहर के बाकी सभी खानदान भी इस फैसले से सदमे में थे। इस कचरे की किस्मत तो देखो। सुहानी दूत आखिर इस पर इतनी मेहरबान क्यों है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा।
सब एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे, पर सुहानी को नाराज करने के डर से किसी ने भी जोर से कुछ नहीं कहा। ठीक है, इन देहातियों के साथ बकवास बंद करो और आगे बढ़ो, लावण्या ने झल्लाते हुए कहा। अब बारी थी दूसरे परीक्षण की, युद्ध प्रतिभा परीक्षण, मार्शल आर्ट्स टैलेंट टेस्ट। रक्त शक्ति के स्तर के बाद एक योद्धा के भविष्य और क्षमता को नापने का सबसे बड़ा पैमाना उसकी युद्ध प्रतिभा होती है। पहले राउंड में ही ज्यादातर लड़के फेल होकर बाहर हो चुके थे। अब पूरे तेजपुर शहर से सिर्फ 10 नौजवान ही बचे थे। गौड़ परिवार से 2, सिंह परिवार से 3, वर्मा परिवार से 1 और राठौर परिवार से 4। सभी पास हुए उम्मीदवार कतार बनाकर उस जादुई माया पाषाण फैंटम स्टोन के सामने खड़े हो गए। ये काले रंग का एक रहस्यमयी और डरावना पत्थर था, जिसका आकार किसी प्राचीन धूप घड़ी जैसा था। इसकी सतह पर 10 गोल छल्ले रिंग्स खुदे हुए थे। इस पत्थर के अंदर एक बहुत ही अजीबोगरीब आध्यात्मिक ऊर्जा थी, जो किसी भी योद्धा की युद्ध प्रतिभा को नाप सकती थी। अपनी हथेली इस माया पाषाण के बीचों बीच बने सांचे पर रखो और अपनी रक्त शक्ति को पूरी ताकत से दौड़ाओ। परीक्षण अब शुरू होता है। सुहानी ने पत्थर की ओर इशारा किया। सबसे पहले गौड़ खानदान का वारिस गौरव गौड़ गांवी शान से आगे आया और उसने अपनी हथेली उस पत्थर के बीच में रख दी। जैसे ही उसने अपनी रक्त शक्ति दोहराई, माया पाषाण की सतह पर खुदे हुए गोल छल्ले एक एक करके चमकने लगे और उनसे एक बेहद तेज सफेद रोशनी फूटने लगी। हर एक छल्ला प्रतिभा के एक स्तर को दर्शाता था। जितने ज्यादा छल्ले चमकेंगे, प्रतिभा उतनी ही महान होगी। गौरव ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और आखिरकार 7 छल्ले पूरी तरह से रोशन हो गए। इसका मतलब था कि उसकी युद्ध प्रतिभा 7वें दर्जे की थी। 7वें दर्जे की रक्त शक्ति और 7वें दर्जे की ही युद्ध प्रतिभा। गौरव गौड़ की काबिलियत सच में बहुत ही शानदार थी। अगला, सुहानी ने शांति से सिर हिलाते हुए कहा। गौरव भाई की प्रतिभा का कोई जवाब नहीं। अब मेरी बारी है। गौतम गाओश्वाई मुस्कुराता हुआ आगे आया और उसने पत्थर पर हाथ रखा। इस बार छल्लों के चमकने की रफ्तार बहुत धीमी थी। गौतम ने अपना पूरा जोर लगा दिया, तब जाकर बमुश्किल 5 छल्ले चमके। उनकी सफेद रोशनी भी गौरव के मुकाबले बहुत फीकी थी। 6ठे दर्जे की निचली रक्त शक्ति और 5वें दर्जे की प्रतिभा। यह एक बहुत ही मामूली और औसत नतीजा था। गौरव भाई सच में हमारे खानदान के सबसे बड़े जीनियस हैं, मेरी तो कोई औकात ही नहीं। पर चलो कोई बात नहीं, कम से कम यहाँ वह निष्प्राण रक्त वाला कचरा तो है, जो सबसे नीचे रहेगा। अपनी झेप मिटाने के लिए गौतम ने एक भद्दी हंसी हंसी और रुद्र की तरफ देखकर ताना मारा। ये सुनकर बाकी के लड़के भी कुटिलता से हंसने लगे। ये तो जाहिर सी बात है, हमारी प्रतिभा चाहे कितनी भी कम हो, हम उस कचरे से तो बेहतर ही रहेंगे। सिंह खानदान का नौजवान मुखिया सूर्य प्रताप सिंह लिन जोंग सीना ताने आगे आया और उसने पत्थर पर हाथ रखा। पलक झपकते ही एक के बाद एक 7 छल्ले चमक उठे और इन छल्लों से निकलने वाली सफेद रोशनी गौरव गौड़ से भी कहीं ज्यादा तेज और चुंदिया देने वाली थी। सूर्य प्रताप की रक्त शक्ति 7वें दर्जे की मध्यम श्रेणी की थी, इसलिए उसकी युद्ध प्रतिभा का गौरव से बेहतर होना बिल्कुल लाजमी था। गौरव, लगता है हमारी प्रतिभा लगभग बराबर ही है। बस मेरी किस्मत थोड़ी अच्छी थी जो मैं तुमसे एक कदम आगे निकल गया। बुरा मत मानना। सूर्य प्रताप ने अपना हाथ हटाया और गौरव को चिढ़ाते हुए एक नकली मुस्कान दी। गौरव का चेहरा सख्त हो गया था। अगला नंबर देवव्रत सिंह लिन फेई का था। उसने 6 छल्ले जलाए। रोशनी थोड़ी धुंधली थी, जो साफ बता रही थी कि उसकी प्रतिभा 6ठे दर्जे की है। 6ठे दर्जे की प्रतिभा और 6ठे दर्जे की रक्त शक्ति एकदम सही तालमेल है। चाहे जो भी हो, मैं उस कचरे रुद्र से तो कभी हार ही नहीं सकता। देवव्रत ने रुद्र को घूरते हुए घमंड से कहा। सिंह खानदान के एक और लड़के लखन सिंह लिन जी ने केवल 5 छल्ले जलाए। उसकी प्रतिभा गौतम के बराबर ही थी। इसके बाद वर्मा खानदान के यश वर्मा ये हाव ने सबको हैरान कर दिया। उसकी रक्त शक्ति सिर्फ 6ठे दर्जे की थी, पर उसने अपनी युद्ध प्रतिभा से 7 छल्लों को रोशन कर दिया। उसकी सफेद रोशनी इतनी तेज थी कि पूरी भीड़ में उसके नाम का डंका बजने लगा। आखिरकार राठौर परिवार की बारी आई। सबसे पहले आदित्य राठौर जिंग युआन सीना तानकर आगे बढ़ा और उस माया पाषाण के सामने खड़ा हो गया। रुद्र के बिना कोई शक्ति दिखाए पास हो जाने से वह अंदर ही अंदर बुरी तरह जल रहा था। उसके दिल की भड़ास अभी तक शांत नहीं हुई थी। उसने मुड़कर रुद्र को एक बेहद जहरीली और तिरस्कार भरी नजरों से देखा। रुद्र, एक वक्त था जब काया शोधन के स्तर पर पूरा तेजपुर शहर तुझे अपना सबसे बड़ा जीनियस मानता था, पर अब
अब तू सिर्फ एक सड़ा हुआ कचरा है। अपनी आंखें फाड़ कर देख। आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि अब तेरी और मेरी औकात में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। आदित्य ने एक खौफनाक हंसी हंसी और अपनी हथेली पूरी ताकत से उस माया पाषाण पर दे मारी। सफेद रोशनी फूट पड़ी और एक के बाद एक छल्ले चमकने लगे। वो रोशनी 7वें छल्ले पर जाकर रुक गई। 7वें दर्जे की रक्त शक्ति और 7वें दर्जे की ही युद्ध प्रतिभा। आदित्य की काबिलियत यकीनन बहुत खौफनाक थी। रुद्र, क्या तूने देखा? अब तू किस मुंह से मेरी बराबरी करेगा? आदित्य ने एक घमंडी विजेता की तरह मुस्कुराते हुए अपना हाथ हटाया और सीना तानकर खड़ा हो गया। अध्याय 38 पहले दर्जे की कचरा प्रतिभा। प्रिया शर्मा ने एक ठंडी हंसी हंसी और मुंह सिकोड़ते हुए कहा, आदित्य, तुम भी आखिर किस कचरे की बात कर रहे हो? हमारे बीच खड़ा कोई भी आम लड़का भी इस नाली के कीड़े से 1000 गुना बेहतर है। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा प्रिया। आदित्य राठौर ने प्रिया की हाँ में हाँ मिलाई। उसकी आंखों में रुद्र के लिए सिर्फ और सिर्फ तिरस्कार और घृणा थी। प्रिया मुस्कुराती हुई उस जादुई माया पाषाण फैंटम स्टोन की ओर बढ़ी और उसने जानबूझकर मुड़कर एक बेहद घमंडी नजर से रुद्र को देखा। रुद्र, मुझे पूरी उम्मीद है कि जब तुम मेरी युद्ध प्रतिभा मार्शल आर्ट्स टैलेंट देखोगे तो सदमे से तुम्हारी जान नहीं निकलेगी। प्रिया ने एक कुटिल हंसी के साथ अपनी हथेली माया पाषाण के बीच में दे मारी। बूम बूम बूम, पत्थर की सतह पर बने छल्ले अचानक एक के बाद एक चमकने लगे और उनसे एक आंखें चुंदिया देने वाली तेज सफेद रोशनी फूट पड़ी। पलक झपकते ही प्रिया ने 8 छल्लों को रोशन कर दिया। उसकी युद्ध प्रतिभा 8वें दर्जे की थी। बहुत अच्छे। 7वें दर्जे की रक्त शक्ति और 8वें दर्जे की युद्ध प्रतिभा। सच में मेरी पारखी नजर ने कोई धोखा नहीं खाया। महान दूत लावण्या का सीना चौड़ा हो गया। ऐसी होनहार शिष्या पाकर वह अंदर ही अंदर गदगद हो रही थी और उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान थी। हे भगवान, प्रिया शर्मा की प्रतिभा तो 8वें दर्जे की निकली। यह तो सच में चमत्कार है। राठौर परिवार के लड़कों में आखिर कौन सी जादुई शक्ति आ गई है? बाप रे, राठौर खानदान के जीनियसों ने तो बाकी सभी खानदानों को पैरों तले कुचल दिया है। इतने सारे खूंखार होनहारों के रहते हुए भविष्य में तेजपुर शहर पर सिर्फ राठौर परिवार का ही एक छत्र राज होगा। पूरी भीड़ में एक बार फिर से अचरज का धमाका हुआ। सब लोग प्रिया की इस खौफनाक प्रतिभा की तारीफों के पुल बांध रहे थे। 8वें दर्जे की युद्ध प्रतिभा। गौरव गौड़ और सूर्य प्रताप सिंह से भी कहीं ज्यादा ताकतवर। तेजपुर जैसे छोटे शहर के लिए ये किसी महाचमत्कार से कम नहीं था। प्रिया ने काफी देर तक अपना हाथ उस माया पाषाण पर चिपकाए रखा। वह जानबूझकर चाहती थी कि वहां मौजूद हर एक इंसान उसकी इस महानता को अपनी आंखों से देखे और जले। जब पूरी भीड़ की तारीफें और शोर अपने चरम पर पहुंच गया, तब जाकर उसने घमंड से अपना हाथ हटाया। कमाल है, मुझे अंदाजा नहीं था कि प्रिया की युद्ध प्रतिभा इतनी ऊंची होगी। लगता है अब मुझे भविष्य में इसे खुश रखने के लिए इसकी अच्छी चापलूसी करनी पड़ेगी। शुक्र है कि मेरे इससे पहले से ही काफी गहरे रिश्ते रहे हैं। ही। आदित्य राठौर की आंखों में एक कुटिल और नीच चमक कौंधी। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान तैर गई। प्रिया के पास इतनी खौफनाक प्रतिभा थी और ऊपर से वह सीधे लावण्या की परम शिष्या बन चुकी थी। आत्मा खड्ग अकादमी में उसका भविष्य किसी महारानी से कम नहीं होने वाला था। ऐसे में उसके साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखने में आदित्य का सिर्फ फायदा ही फायदा था। प्रिया, बहुत बहुत बधाई। ये तो सच में महान गुरु की महान शिष्या वाला कमाल है। आदित्य ने हाथ जोड़कर प्रिया को बधाई दी और मौका देखकर लावण्या की भी चापलूसी कर डाली। जाहिर सी बात है, मेरी गुरु माता लावण्या की नजर कभी गलत हो ही नहीं सकती। प्रिया ने एक खौफनाक गुरूर के साथ मुस्कुराते हुए कहा। अब वह आदित्य को पहले की तरह छोटा और दब्बू बनकर नहीं देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी हिकड़ी आ चुकी थी। रुद्र, क्या हुआ? डर के मारे पैंट तो गीली नहीं हो गई? तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा ना कि मेरी युद्ध प्रतिभा इतनी ऊंची निकलेगी। प्रिया ने रुद्र को एक बेहद ठंडी और खूनी नजर से देखा। उसकी बातों में खुली चुनौती थी। अब उसे रुद्र से इज्जत से बात करने की कोई जरूरत नहीं थी। जब महान दूत लावण्या का सीधा हाथ उसके सिर पर था, तो अब उसे दूसरी दूत सुहानी के रुतबे की भी कोई परवाह नहीं थी। प्रिया, इंसान को हमेशा जमीन पर रहना चाहिए। जो लोग हवा में बहुत ऊंचा उड़ते हैं, उनके गिरने पर हड्डियां सबसे ज्यादा टूटती हैं। रुद्र ने एक ठंडी हंसी हंसी। उसका चेहरा एकदम शांत था और उसने अजीब सी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया।
बकवास बंद कर, मुझे लगता है ये ज्ञान तुझे खुद को देना चाहिए। एक निष्प्राण रक्त वाले कीड़े की क्या औकात है जो वो मुझे उपदेश दे। मैं भी तो देखूं कि तेरी युद्ध प्रतिभा कितने दर्जे तक पहुंचती है। प्रिया एक जहरीली हंसी हंसती हुई किनारे जाकर खड़ी हो गई। उसकी नजरों में रुद्र के लिए सिर्फ नफरत थी। जब कोई भी योद्धा काया शोधन के स्तर से आत्मनिर्माण के स्तर पर कदम रखता है तो उसकी पूरी काबिलियत और ऊर्जा एक बड़े बदलाव ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरती है। ये बदलाव हर किसी के लिए अलग होता है। कुछ लोग रातों रात महाजीनियस बन जाते हैं तो कुछ की सारी प्रतिभा मिट्टी में मिल जाती है और वे एकदम कबाड़ बन जाते हैं। इसलिए सिर्फ आत्मनिर्माण का स्तर छू लेने का मतलब यह नहीं था कि योद्धा की जिंदगी सेट हो गई है। प्रिया को पूरा यकीन था कि रुद्र ने अपनी रक्त शक्ति जगाने के लिए जरूर किसी वर्जित गुप्त विद्या काले जादू का इस्तेमाल किया होगा और इस काले जादू की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए यह नामुमकिन था कि रुद्र के पास अब पहले जैसी कोई महान युद्ध प्रतिभा बची हो। खैर, तेरे जैसे कीड़े पर कौन समय बर्बाद करे। मैं छोटे मुखिया विक्रम राठौर का परीक्षण देखने जा रही हूँ। प्रिया ने मुंह सिकोड़ा और अपनी नजरें रुद्र से हटा ली। विक्रम राठौर अपने शांत और शाही कदमों से उस माया पाषाण के पास पहुंचा और उसने अपनी हथेली उस बीच वाले सांचे में रख दी। बूम बूम बूम, माया पाषाण के छल्ले एक भयानक रफ्तार से चमकने लगे। विक्रम की युद्ध प्रतिभा भी 8वें दर्जे तक पहुंच गई और उससे फूटने वाली सफेद रोशनी प्रिया से भी कहीं ज्यादा तेज और चुंदियां देने वाली थी। विक्रम की इस खौफनाक प्रतिभा को देखकर लावण्या का दिल भी मचल उठा। सुहानी, इतनी ऊंची प्रतिभा वाला लड़का, क्या तुम सच में इसे अपना शिष्य नहीं बनाना चाहती? लावण्या से रहा नहीं गया और उसने सुहानी को टोकते हुए पूछा। सुहानी की नजरें विक्रम पर से सरसरी तौर पर गुजरी और फिर जाकर सीधे रुद्र पर टिक गईं। उसने बेहद इत्मीनान से मुस्कुराते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है। इतना होनहार और अच्छा लड़का, मुझे इसे अकादमी के बाकी गुरुओं के लिए छोड़ देना चाहिए। अगर हम दोनों ही सारे जीनियसों को हड़प लेंगे तो बाकी गुरुओं को बुरा लग जाएगा। सुहानी ने बात तो बहुत शालीनता से कही थी, पर उसके चेहरे पर विक्रम को छोड़ने का रत्ती भर भी अफसोस नहीं था। ये बात लावण्या को बहुत अजीब लगी और वह अंदर ही अंदर कुड़ने लगी। जैसी तुम्हारी मर्जी, वैसे भी मैंने प्रिया को तो ले ही लिया है। अगर तुम्हें और लालच नहीं है तो भाड़ में जाने दो। लावण्या ने सुहानी को एक तीखी नजर दी और अपना मुंह फेर लिया। विक्रम ने माया पाषाण से अपना हाथ हटाया। उसके होठों पर एक बहुत ही शांत मुस्कान थी, मानो यह 8वें दर्जे का नतीजा उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी और वह पहले से ही यह जानता था। छोटे मुखिया, आपकी महानता के आगे मैं नतमस्तक हूँ। आदित्य राठौर ने तुरंत चापलूसी करते हुए विक्रम के सामने सिर झुकाया। ही, छोटे मुखिया, आपकी इस खौफनाक प्रतिभा को देखकर सच में दिल खुश हो गया। मुझे यकीन है कि राठौर खानदान का भविष्य सिर्फ आपके ही हाथों में सुरक्षित है। प्रिया ने अपनी सबसे कातिलाना और नखरेबाज मुस्कान के साथ विक्रम की आंखों में देखते हुए कहा। विक्रम की इस काबिलियत के कारण अकादमी के सारे गुरु उसे अपना शिष्य बनाने के लिए आपस में लड़ने वाले थे और भविष्य में विक्रम की ऊंचाइयां प्रिया से भी कहीं ज्यादा होने वाली थी। इसलिए भले ही वह लावण्या की परम शिष्या बन चुकी थी, पर विक्रम के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना उसके लिए बहुत जरूरी था। पर वो कहते हैं ना, हर जगह कुछ सड़ा हुआ कबाड़ आ ही जाता है। भले ही किसी ने पहले राउंड में तुक्के से अपनी जान बचा ली हो, पर आज उसकी असली कचरा औकात सबके सामने आ ही जाएगी। प्रिया की नजरें घूमी और सीधे रुद्र पर जाकर गड़ गईं। उसकी आंखें अचानक मौत की तरह ठंडी हो गईं। विक्रम ने भी एक बेहद घमंडी और ठंडी मुस्कान के साथ रुद्र को देखा और फिर तुरंत अपनी नजरें हटा ली। उसका यह अंदाज ऐसा था मानो वह रुद्र जैसे कचरे को अपने मुंह लगाना भी अपनी तौहीन समझता हो। खामोशी सबसे बड़ा ताना है और नजरअंदाज करना सबसे बड़ा तिरस्कार। विक्रम की नजरों में रुद्र उसके पैरों की धूल भी नहीं था। उसकी सोच और उसका रुतबा आदित्य और प्रिया से कहीं ज्यादा गहरा और खतरनाक था। क्या मैं कचरा हूं? ये बात तो वक्त ही बताएगा। रुद्र ने विक्रम पर एक सरसरी नजर डाली, फिर प्रिया को घूरा और एक ठंडी हंसी के साथ माया पाषाण की ओर बढ़ गया। बड़ा घमंड है न तुझे? मैं भी तो देखूं कि तेरा ये घमंड कितनी देर तक टिकता है। प्रिया का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया और उसकी आवाज में एक जहरीली ठंडक आ गई। रुद्र ने अपनी हथेली माया पाषाण पर रखी और अपनी रक्त शक्ति को दोहराना शुरू किया। इस पल पूरे अखाड़े की सांसें अटक गई थीं। वहां खड़ा हर एक इंसान अपनी आंखें फाड़े इस नजारे को देख रहा था।
सब जानना चाहते थे कि इस कचरे की युद्ध प्रतिभा आखिर है कितनी। खासकर बड़े बुजुर्ग भैरव राठौर। वह ये देखने के लिए तड़प रहा था कि वर्जित गुप्त विद्या से अपनी शक्ति जगाने के बाद रुद्र को कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। बूम! माया पाषाण का सिर्फ पहला छल्ला चमका और उससे एक बहुत ही धुंधली और मरी हुई सी सफेद रोशनी निकली। लेकिन उसके बाद जैसे वक्त वहीं जम गया हो, दूसरा छल्ला चमका ही नहीं। कुछ देर के सन्नाटे के बाद अखाड़े में मौजूद लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे और उनमें कानाफूसी शुरू हो गई। यह क्या मजाक है? क्या रुद्र की युद्ध प्रतिभा सिर्फ पहले दर्जे की है? पहले दर्जे की युद्ध प्रतिभा? क्या सच में? पूरे अखाड़े में अचरज और सदमे की लहर दौड़ गई। हो, ये छोटा जानवर तो किसी समय तेजपुर का सबसे बड़ा जीनियस हुआ करता था, अब इसकी यह सड़ी हुई हालत कैसे हो गई? भैरव राठौर का चेहरा उलझन से भरा हुआ था और उसकी आंखों में शक था। पर अगले ही पल उसे सारी बात समझ आ गई और उसके चेहरे पर एक कुटिल और नीच मुस्कान आ गई। अध्याय 39। पूरे शहर के मुंह पर करारा तमाचा। अब समझ आया, इस छोटे जानवर ने उस वर्जित गुप्त विद्या काले जादू को सीखने के लिए अपनी पूरी युद्ध प्रतिभा की ही बलि चढ़ा दी है। ये सोचते ही बड़े बुजुर्ग भैरव राठौर के होठों पर एक बेहद नीच और जहरीली मुस्कान आ गई। उसने मुड़कर तिरस्कार भरी नजरों से सुहानी को देखा और मन ही मन भड़ास निकाली। हो, खुद को बहुत अक्लमंद समझने वाली महान दूत, क्या तुम्हें सच में लगता है कि कचरे के ढेर में कोई हीरा मिल सकता है? कितनी बड़ी बेवकूफी है। सामने जो नजारा था उसे देखकर आदित्य और प्रिया शर्मा खुशी से पागल हो रहे थे। हा, नहीं, मैं तो यकीन ही नहीं कर पा रहा। इस मरे हुए कचरे के पास सिर्फ पहले दर्जे की युद्ध प्रतिभा है। आज तो सच में आंखें खुल गईं। आदित्य अपना सिर हिलाते हुए पागलों की तरह हंसने लगा। कचरा, एकदम सड़ा हुआ कचरा। मुझे तो लगता है कि हमारे खानदान के नौकरों की प्रतिभा भी इससे ज्यादा होगी। प्रिया ने नफरत से मुंह सिकोड़ा, उसके चेहरे पर घोर तिरस्कार और मजाक था। सिर्फ पहले दर्जे की प्रतिभा? छोटे मुखिया विक्रम राठौर ने हल्का सा माथा सिकोड़ा। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई और उसकी आंखों में एक गहरी ठंडक आ गई। चंद पलों के सन्नाटे के बाद अखाड़े में खड़ी पूरी भीड़ का सब्र टूट गया और लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। हे भगवान, क्या यही वो रुद्र है जिसे तेजपुर का सबसे बड़ा जीनियस कहा जाता था? इसकी प्रतिभा इतनी घटिया कैसे हो सकती है? अरे, इंसान की काबिलियत चाहे कितनी भी गिर जाए, पर क्या किसी की प्रतिभा सच में पहले दर्जे तक गिर सकती है? साफ है, इस धोखेबाज ने हम सबको इतने सालों तक बेवकूफ बनाया। बिल्कुल, रुद्र एक कचरा है, एक नंबर का झूठा और फरेबी। दूसरे खानदानों के योद्धा भी आग बबूला हो रहे थे। धिक्कार है, हम इतने सालों तक एक कचरे से दबकर जी रहे थे। सोचकर ही मुझे खुद पर शर्म आ रही है। गौड़ खानदान के गौरव गौड़ ने तिरस्कार से सिर हिलाया। हा, इसने पूरे तेजपुर शहर को बेवकूफ बनाया, इसका दिमाग सच में शातिर है। देवव्रत सिंह की आंखों से बर्फीली किरणें निकल रही थी। हो, इतना नीच और मरा हुआ इंसान, इसने लगभग हमारी अनन्या को फंसा ही लिया था। सोचकर ही रूह कांप जाती है कि आने वाली पीढ़ियों का क्या होता। वर्मा खानदान के यश वर्मा ने गहरी सांस लेते हुए अपना गुस्सा जाहिर किया। अचानक गालियों और तानों का एक खौफनाक सैलाब रुद्र की तरफ उमड़ पड़ा। गालियों का शोर इतना था कि मानो पूरा अखाड़ा उसमें डूब गया हो। रुद्र, अगर तू खुद को सच में राठौर खानदान का खून मानता है, तो अपने ये गंदे हाथ इस पत्थर से हटा और अखाड़े से दफा हो जा। आदित्य ने बिना किसी शर्म के सरेआम चीखते हुए गालियां दी। रुद्र, तेरी इतनी बेइज्जती हो चुकी है, फिर भी तू बेशर्मों की तरह यहाँ कैसे खड़ा है? अगर तेरी जगह मैं होती, तो अब तक अपना सिर फोड़कर मर चुकी होती। प्रिया ने अपनी ठंडी और जहरीली आवाज में ताना मारा। अफसोस, मुझे पहले पता होता कि यह इस हद तक गिर चुका है, तो मैं उन हत्यारों पर अपने 50,000 सिक्के बर्बाद ही क्यों करता। भैरव राठौर की आंखों में अपने पैसे डूबने का दुख था। ऐसे कचरे को अगर आत्मा खड्ग अकादमी भेज भी दिया जाए, तो वह कभी एक अच्छा योद्धा नहीं बन सकता था। यह सोचकर भैरव का हौसला एकदम 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह सीना तानकर खड़ा हुआ और सुहानी की आंखों में देखते हुए घमंड से बोला, महान दूत सुहानी, मेरा फैसला बिल्कुल सही था। यह एक कचरा है, पूरी तरह से सड़ा हुआ कचरा। बिल्कुल, ये सिर्फ एक कचरा है, मरा हुआ कीड़ा। भीड़ भी भैरव की बातों में सुर मिलाने लगी। इन करोड़ों गालियों और अपमान के सैलाब के बीच भी
रुद्र एकदम शांत खड़ा था, मानो उसने कोई आवाज सुनी ही न हो। उसकी हथेली अभी भी मजबूती से उस जादुई माया पाषाण फैंटम स्टोन पर टिकी हुई थी और उसकी आंखें किसी शांत झील की तरह गहरी थीं। सुहानी की नजरें सिर्फ रुद्र पर टिकी थीं। उसकी आंखों में एक अनजानी सी चमक थी। रुद्र, तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? क्या लोगों की बातों ने तुम्हें डरा दिया है? सुहानी ने अपनी पलकें झपकाई और मन ही मन एक लंबी आह भरी। कचरा या जीनियस? रुद्र ने अपना सिर हिलाया और उसके होठों पर एक बेहद गहरी, कुटिल और मजाकिया मुस्कान तैर गई। अचानक उसने अपना सिर ऊपर उठाया और उसके मुंह से किसी खूंखार जानवर जैसी दहाड़ निकली। बूम! एक प्रलयनकारी गड़गड़ाहट के साथ पत्थर पर बचे हुए 9 छल्ले रिंग्स एक ही झटके में एक साथ चमक उठे। एक इतनी तेज और आंखें चुंधिया देने वाली सफेद रोशनी फूटी जिसने पूरे अखाड़े को अपने आगोश में ले लिया। वहां मौजूद हर एक इंसान के चेहरे का रंग उड़ गया। 10वें दर्जे की प्रतिभा, 10th रैंक टैलेंट। ये कैसे मुमकिन है? लावण्य अपनी कुर्सी से उछल पड़ी, उसके चेहरे पर एक खौफनाक दहशत और अचरज छा गया। रुद्र राठौर, मैंने सच में तुम्हें पहचानने में कोई गलती नहीं की। सुहानी ने राहत की एक लंबी सांस छोड़ी। वह उस चुंधिया देने वाली सफेद रोशनी में किसी अप्सरा की तरह नहा रही थी। उसके होठों पर एक बेहद सुकून भरी मुस्कान थी। चंद पलों के मौत जैसे सन्नाटे के बाद पूरे तेजपुर चौक में ज्वालामुखी की तरह चीखों और अचरज का धमाका हुआ। हर कोई बुत बनकर पत्थर का हो गया था। भीड़ ने रुद्र को जो गालियां और ताने मारे थे, वो अब किसी सनकर देने वाले करारे तमाचे की तरह पलटकर उन्हीं के मुंह पर आ लगे थे। तड़ाक! नामुमकिन! इस छोटे जानवर की प्रतिभा इतनी ऊंची कैसे हो सकती है? क्या उस काले जादू ने इसकी जड़ें खोखली नहीं की थी? भैरव राठौर का चेहरा इस कदर भद्दा हो चुका था मानो किसी ने उसका मुंह नोच लिया हो। उसकी आंखें फड़क रही थीं और उसका दिल धक धक कर रहा था। ये कैसे हो सकता है? आदित्य और प्रिया ने एक दूसरे को देखा, दोनों की आंखों में घोर दहशत और सदमा था। जो लोग अभी रुद्र पर थूक रहे थे, वे अब सदमे से एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे थे। 10वें दर्जे की युद्ध प्रतिभा। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में वे सपने में भी सोचने की जुर्रत नहीं कर सकते थे। और अब ये साक्षात उनके सामने खड़ा था। नहीं, यह नहीं हो सकता। पक्का इस माया पाषाण में कोई खराबी आ गई है, या फिर यह कोई चाल चल रहा है। आदित्य इस खौफनाक सच को हजम नहीं कर पा रहा था। उसका शरीर कांप रहा था और वह पागलों की तरह चीखने लगा। महान दूत, मुझे भी इस पत्थर के नतीजों पर शक है। भैरव राठौर का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया और उसकी आंखों में खूनी दरिंदगी आ गई। बदतमीज! लावण्या गुस्से से दहाड़ी। यह माया पाषाण हमारी अकादमी का एक जादुई और बेहद गुप्त हथियार है। ये खराब कैसे हो सकता है? 10वां दर्जा मतलब 10वां दर्जा। अगर तुम गंवारों ने अपनी छोटी सी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा, तो इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया में ऐसा कुछ है ही नहीं। लावण्या ने अपनी भौहें सिकुड़कर कड़कती आवाज में उन्हें उनकी औकात याद दिला दी। सच कहा जाए तो यह नतीजा देखकर लावण्या खुद भी हैरान थी। प्रिया की 8वें दर्जे की प्रतिभा उसे बहुत अच्छी लग रही थी, पर रुद्र की 10वें दर्जे की प्रतिभा के सामने वह एकदम फीकी और कबाड़ लग रही थी। लावण्या को अब अंदर ही अंदर इस बात का अफसोस हो रहा था कि उसने प्रिया को इतनी जल्दी अपनी शिष्या क्यों बना लिया। और ऊपर से भैरव और आदित्य की बकवास सुनकर उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। लावण्या की इस खौफनाक दहाड़ से भैरव राठौर का शरीर कांप गया और वह चुपचाप अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया। आदित्य की आंखों में एक जहरीली नफरत थी, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह एक और शब्द बोले। असंभव! रुद्र की युद्ध प्रतिभा इतनी ऊंची कैसे हो सकती है? प्रिया की सांसें तेज हो गई थीं। क्या इसने जानबूझकर अपनी ताकत छिपा रखी थी और यह सब नाटक कर रहा था? यह सोचते ही प्रिया का दिल दहल गया और उसकी आंखों में खौफ छा गया। अगर यह सच था, तो उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती का पछतावा होने वाला था। जब अनन्या वर्मा ने रुद्र से सगाई तोड़ी थी, अगर उस वक्त प्रिया ने रुद्र को सहारा दिया होता और प्यार दिखाया होता, तो शायद आज रुद्र उसका होता। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। नहीं, सगाई टूटने जैसा मजाक कोई खुद से नहीं करता। भले ही इसने अपनी शक्ति जगा ली हो, पर इसका असली स्तर, कल्टिवेशन बेस, बहुत गिरा हुआ होगा। अभी आखिरी परीक्षण बाकी है। उसमें इसकी असली औकात सबके सामने आ जाएगी। प्रिया ने एक ठंडी हुकार भरी और उसकी आंखों में एक बर्फीली चमक आ गई।
आखिरी परीक्षण था ताकत का परीक्षण, स्ट्रेंथ टेस्ट। ये योद्धा के असली स्तर और उसकी लड़ने की क्षमता को नापता था। प्रिया को पूरा यकीन था कि उस परीक्षण में रुद्र बेनकाब हो जाएगा और पूरी दुनिया उस पर थूकेगी। वह खुद को दिलासा दे रही थी, पर अगर उसे पता होता कि रुद्र ने एक मुक्के में आदित्य की हड्डियां तोड़ दी थीं, तो वह ऐसा कभी नहीं सोचती। रुद्र राठौर, तुम्हारा प्रदर्शन बेमिसाल है। आत्मा खड्ग अकादमी में भी इतने जीनियस उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। अब तुम अपना हाथ हटा सकते हो। सुहानी ने रुद्र को देखते हुए धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक बेहद कोमल और सुकून भरी चमक थी। उसके चेहरे की वह मीठी मुस्कान किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थी। सिर्फ 10वां दर्जा। रुद्र ने तो अभी अपनी पूरी ताकत लगाई भी नहीं थी। ये सुनकर वह थोड़ा चौंका और अंदर ही अंदर अफसोस करने लगा। अगर पत्थर में 11वां या 12वां छल्ला होता, तो शायद आदि ड्रैगन उसे भी फाड़कर रोशन कर देता। अध्याय 40, ताकत का खौफनाक इम्तिहान और नगाड़े की गूंज। हालांकि माया पाषाण फैंटम स्टोन अधिकतम 10वें दर्जे की प्रतिभा ही नाप सकता था, इसलिए रुद्र की असली सीमा का पता नहीं चल पाया। रुद्र ने हताश होकर अपना सिर हिलाया, एक अजीब सी मुस्कान के साथ अपनी हथेली पीछे खींची और बोला, महान दूत सुहानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रुद्र के चेहरे पर अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया वाला भाव देखकर सुहानी की आंखों में अचरज की एक चमक आई। उसने समझदारी से सिर हिलाते हुए रुद्र को एक तरफ खड़े होने का इशारा किया। अब बारी थी तीसरे और आखिरी पड़ाव की, ताकत का परीक्षण, स्ट्रेंथ टेस्ट। यह परीक्षण मुख्य रूप से योद्धा की शारीरिक ताकत और उसके अभ्यास के स्तर, कल्टिवेशन बेस को नापता था। रक्त शक्ति और युद्ध प्रतिभा की तुलना में ये योद्धा की हार्ड पावर यानी उसकी असली औकात का सटीक पैमाना था। इस परीक्षण का नतीजा ही किसी योद्धा की असली लड़ने की क्षमता, कॉम्बैट पावर को दर्शाता था। रुद्र, मुझे यह मानना पड़ेगा कि पिछले दोनों परीक्षणों में तेरी किस्मत बहुत अच्छी थी, पर यह आखिरी इम्तिहान तेरी हार्ड पावर का है। अब तेरी इस किस्मत का सिक्का यहां नहीं चलेगा। प्रिया शर्मा ने एक कुटिल हंसी हंसी और रुद्र का मजाक उड़ाया। बिल्कुल रुद्र, पिछली बार मैंने तुझे कमजोर समझने की बेवकूफी की थी जिसका तूने फायदा उठा लिया, पर इस बार मैं तुझे मेरी असली और खौफनाक ताकत दिखाऊंगा। आदित्य राठौर ने घमंड से सीना ताना, उसकी आंखों में एक बर्फीली चमक थी। परीक्षण शुरू होने से पहले ही ये दोनों रुद्र का मजाक उड़ाने और उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे। खैर, इन फालतू की बातों में समय बर्बाद करने का क्या फायदा। सीधे अखाड़े में इसे इसकी असली औकात दिखा देते हैं। छोटे मुखिया विक्रम राठौर ने एक ठंडी मुस्कान के साथ बेहद गुरूर में कहा। इन सब की गालियों और तानों के बीच रुद्र के होठों पर सिर्फ एक शांत और ठंडी मुस्कान थी। उसने पलटकर एक शब्द भी नहीं कहा। उसे इन कीड़ों से मुंह जबानी लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह अपनी बातों से नहीं, बल्कि अपनी खौफनाक ताकत से इनके मुंह पर ताला लगाना पसंद करता था। सुहानी ने निराशा से अपना सिर हिलाया और एक आह भरी। इन रईसजादों के इस छिछोरेपन और खोखले घमंड को देखकर उसे अंदर ही अंदर दुख हो रहा था। ये लोग बिना वजह रुद्र को नीचा दिखाने में अपनी शान समझ रहे थे, जिससे सुहानी को इन पर घिन आ रही थी। तीसरा पड़ाव ताकत और स्तर का परीक्षण है। अपनी पूरी जान लगाकर इस प्रकंपन ढोल शेकिंग ड्रम पर मुक्का मारो। परीक्षण अब शुरू होता है। गौरव भाई, अब आपका वक्त आ गया है। आपकी प्रतिभा इतनी ऊंची है, मुझे यकीन है कि आप सबको अपनी ताकत का लोहा मनवा देंगे। गौतम गाओश्वाई ने चापलूसी करने का कोई मौका नहीं छोड़ा और गौरव गाओई को मक्खन लगाने लगा। तू चिंता मत कर, मैं उस कचरे से तो कभी नहीं हारूंगा। गौरव ने रुद्र को एक बेहद ठंडी और तिरस्कार भरी नजर से देखा और चौड़े होकर प्रकंपन ढोल की तरफ बढ़ गया। अब तुम लोग मेरी असली ताकत देखो। गौरव ने एक जोरदार गर्जना की। उसने अपने शरीर की खून की आखिरी बूंद तक की ताकत को इकट्ठा किया, अपनी दाहिनी मुट्ठी भींची और उस लाल नगाड़े पर पूरी ताकत से दे मारी। बूम बूम बूम, नगाड़े से 3 भयानक और गगनभेदी आवाजें गूंजी, मानो सबके कानों के पास बिजलियां कड़की हो। हर एक आवाज के साथ नगाड़े की सतह से एक चुंदिया देने वाली लाल रोशनी फूटी। उसी पल प्रकंपन ढोल की सतह पर झिलमिलाती हुई रहस्यमयी रोशनी गोल गोल घूमी और एक बड़े तारे और 6 छोटे तारों के आकार में बदल गई। ये तारे हवा में टिमटिमा रहे थे। एक बड़ा तारा 10,000 किलोग्राम 10,000 कैटीज की ताकत को दर्शाता था और एक छोटा तारा 1,000 किलोग्राम की ताकत को।
इसका सीधा मतलब था कि गौरव गौड़ के मुक्के की ताकत 16,000 किलोग्राम थी और नगाड़े से निकली वे 3 आवाजें ड्रम बीट्स इस बात का सबूत थी कि गौरव का स्तर आत्मनिर्माण का तीसरा चरण है। आत्मनिर्माण का तीसरा चरण और 16,000 किलो की ताकत। बहुत अच्छे। सुहानी ने शांत चेहरे के साथ हल्का सा सिर हिलाया। गौरव भाई तो सच में महान है। तीसरे चरण में इतनी खौफनाक ताकत, यह तो किसी चमत्कार से कम नहीं। गौतम ने खुशी से उछलते हुए चापलूसी की। आमतौर पर आत्मनिर्माण के तीसरे चरण के किसी भी योद्धा की शारीरिक ताकत 6,000 किलो होती है और रक्त शक्ति का पूरा जोर लगाने पर भी वह मुश्किल से 10,000 किलो तक ही पहुंच पाती है। लेकिन गौरव की ताकत 16,000 किलो तक पहुंच चुकी थी, जो सीधे तौर पर चौथे चरण के योद्धाओं की बराबरी कर रही थी। ये यकीनन बहुत शानदार था। अरे ये तो कुछ भी नहीं। जब तक तुम्हारे पास ताकत हो तब तक तुम्हें कुछ कचरों रुद्र की तरह झूठा दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। गौरव गौड़ ने एक घमंडी मुस्कान दी, पर उसके चेहरे पर साधु होने का कोई भाव नहीं था। गौरव भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मेरी बारी है। गौतम हड़बड़ाता हुआ प्रकंपन ढोल के सामने आया। उसने अपने पूरे शरीर की ऊर्जा को एक जगह किया और चीखते हुए मुक्का मारा। बूम बूम, नगाड़े से 2 आवाजें गूंजी और 2 लाल रोशनियों के साथ सतह पर 6 छोटे तारे चमक उठे। गौतम की ताकत 6,000 किलोग्राम थी, जो बमुश्किल तीसरे चरण के योद्धाओं के मानक को छू रही थी। हालांकि गौतम खुद अभी दूसरे चरण पर ही था, इसलिए उसके स्तर के हिसाब से यह नतीजा बुरा नहीं था। पर जाहिर सी बात थी, गौरव की 16,000 किलो की खौफनाक ताकत के सामने ये 6,000 किलो की ताकत एक मजाक ही लग रही थी। उफ, काश मेरे पास भी गौरव भाई जैसी प्रतिभा होती। गौतम ने अपनी झेप मिटाते हुए एक अजीब सी हंसी हंसी। वह अंदर ही अंदर डरा हुआ था कि क्या इतने कमजोर नतीजे के साथ वह आखिरकार अकादमी में चुना जाएगा या नहीं। क्या गौड़ खानदान के लड़ाकों में बस इतना ही दम है? मुझे तो ये सब फूस पटाखे लग रहे हैं। सिंह खानदान का नौजवान मुखिया सूर्यप्रताप सिंह लिनजोंग एक कुटिल हंसी के साथ पूरे घमंड में सीना ताने आगे आया। ओह, तो मैं भी देखूं कि तुम सिंह खानदान वाले कितने बड़े तोपची हो। सूर्य प्रताप का ये ताना सुनकर गौरव गौड़ का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। सूर्य प्रताप सरेआम गौड़ खानदान की बेइज्जती कर रहा था। गौड़ खानदान का वारिस होने के नाते गौरव के लिए ये खून का घूंट पीना आसान नहीं था। सूर्य प्रताप शान से प्रकंपन ढोल के सामने खड़ा हुआ। उसने अपने पैरों को जमीन पर मजबूती से जमाया, अपनी रक्त शक्ति को नसों में दौड़ाया और एक खौफनाक दहाड़ के साथ अपना पूरा दम लगाकर मुक्का दाग दिया। बूम 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 बूम, लगातार 4 लाल रोशनियां कौंधी और नगाड़े की सतह पर 2 बेहद चुंदियां देने वाले सफेद बड़े तारे चमक उठे। स्तर आत्मनिर्माण का चौथा चरण। ताकत 20,000 किलोग्राम। बाप रे, क्या खौफनाक ताकत है। हे भगवान, सूर्य प्रताप ने इतनी कम उम्र में ही आत्मनिर्माण के चौथे चरण को छू लिया है और उसके पास 20,000 किलो की प्रलयनकारी ताकत भी है। यह तो अकल्पनीय है। पूरे तेजपुर चौक में अचरज की आंधी आ गई। वीआईपी कुर्सियों पर बैठे सभी खानदानों के मुखिया और बड़े बुजुर्ग भी इस नतीजे से हिल गए थे। आने वाले दशकों में ये लड़का यकीनन राठौर परिवार के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनेगा। बड़े बुजुर्ग भैरव राठौर ने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखों में एक गहरी चिंता छा गई। सूर्य प्रताप की ताकत आदित्य राठौर से भी कहीं ज्यादा खौफनाक थी। वह आसानी से 7वें चरण के योद्धाओं की बराबरी कर रहा था। राठौर परिवार के युवाओं में शायद सिर्फ छोटे मुखिया विक्रम राठौर ही उसे टक्कर दे सकता था। देखा तुम सबने, इसे कहते हैं असली ताकत। सूर्य प्रताप ने एक विजेता की तरह घमंड से चलते हुए अपना सीना ताना। उसने गौरव और गौतम के उतरे हुए चेहरों को देखा। उसकी आंखों में उनके लिए सिर्फ मजाक और तिरस्कार था। छोटे मुखिया की जय हो। अब मेरा कमाल देखिए। देवव्रत सिंह लिनफेई ने सूर्य प्रताप की इस लहर का फायदा उठाने के लिए तेजी से कदम बढ़ाए। उसने चीखते हुए अपनी पूरी ताकत से मुक्का मारा। बूम बूम बूम, नगाड़े से 3 गूंजती आवाजें आईं और सतह पर एक बड़ा और 2 छोटे सफेद तारे उभर आए। स्तर आत्मनिर्माण का तीसरा चरण। ताकत 12,000 किलोग्राम। भले ही ये ताकत गौरव गौड़ जितनी खौफनाक नहीं थी, पर अंतर बहुत ज्यादा नहीं था। यह एक बहुत ही शानदार नतीजा था। यह देखकर गौरव और गौतम के चेहरे और भी भद्दे हो गए।
ओह, जब मैं आखिरी बार श्रेष्ठ एंटरप्राइजेज में इस देवव्रत से मिला था, तब ये दूसरे चरण पर ही रेंग रहा था। लगता है इस बीच इसने खाली बैठकर मक्खियां नहीं मारी हैं। रुद्र की आंखों में एक चमक आए और उसके होठों पर एक अजीब सी कुटिल मुस्कान आ गई। अभी तक के नतीजों को देखकर यह साफ था कि सिंह खानदान ने गौड़ खानदान को पूरी तरह से कुचल दिया था। तेजपुर शहर की युवा पीढ़ी की ताकत का समीकरण अब एकदम साफ हो चुका था। राठौर खानदान सबसे ऊपर था, सिंह खानदान दूसरे नंबर पर और गौड़ खानदान सबसे फिसड्डी। जहां तक वर्मा खानदान ये फैमिली की बात थी, तो अनन्या वर्मा के होने के कारण उनके पास कई अनचाहे हुकुम के इक्के मौजूद थे। अनन्या की युद्ध प्रतिभा और ताकत इतनी खौफनाक थी कि भविष्य में वह किस मुकाम तक पहुंचेगी, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था, इसलिए वर्मा खानदान को हल्के में लेने की जरूरत कोई नहीं कर सकता था। देवव्रत के बाद सिंह खानदान के लखन सिंह लिंजी की बारी आई। उसने अपना पूरा दम लगाकर प्रकंपन ढोल पर मुक्का मारा, पर नगाड़े से सिर्फ एक ही आवाज गूंजी और सतह पर सिर्फ 3 छोटे तारे ही चमक सके। स्तर आत्मनिर्माण का पहला चरण। ताकत 3000 किलोग्राम। ये नतीजा पहले चरण के एक आम योद्धा से बस थोड़ा सा ही बेहतर था। ये दूसरे चरण के मानक को भी नहीं छू पाया था, जो कि बहुत ही शर्मनाक और निराशाजनक था। लखन को भी अपनी औकात समझ आ गई थी, उसने हताश होकर अपना सिर हिलाया और वापस लौट गया। देवव्रत ने लखन का कंधा थपथपाते हुए उसे दिलासा दिया, अरे यार, तू दिल छोटा क्यों कर रहा है? जब तक यहाँ वह कचरा रुद्र मौजूद है, तू कम से कम आखिरी नंबर पर तो नहीं आएगा। देवव्रत, तू भी ना मेरी तुलना उस सड़े हुए कचरे से कर रहा है। क्या यह मेरी बेइज्जती नहीं है? लखन को समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए। उसने अपनी झेप मिटाते हुए एक कड़वी हंसी हंसी। हाँ यार, बात तो तेरी भी सही है। देवव्रत का चेहरा थोड़ा सख्त हुआ, उसने मुड़कर रुद्र को देखा और उसके होठों पर एक बेहद जहरीली मुस्कान आ गई। अब वर्मा खानदान के यश वर्मा ये हाव की बारी थी। वह प्रकंपन ढोल के सामने आया और उसने पूरी ताकत से नगाड़े पर प्रहार किया। अध्याय 41, दुम दबाकर भाग मत जाना। बूम बूम बूम। 3 गूंजती आवाजों के बाद प्रकंपन ढोल की सतह पर एक बड़ा तारा, 3 छोटे तारे और 4 सफेद तारे चमक उठे। स्तर आत्मनिर्माण का तीसरा चरण। ताकत 13,000 किलोग्राम। वर्मा खानदान के यश वर्मा ये हाव का ये नतीजा थोड़ा हैरान करने वाला जरूर था, पर इतना भी नहीं कि लोगों के होश उड़ जाएं। अब आखिरकार राठौर परिवार की बारी आई। आदित्य राठौर जिंग युआन सीना ताने आगे बढ़ा और रुद्र के पास से गुजरते हुए उसने जानबूझकर जमीन पर पूरी ताकत से पैर पटका। रुद्र, अब अपनी आंखें फाड़कर मेरी असली ताकत देख। हाँ, मेरे हाथों पिटे हुए गीदड़। यहाँ फालतू बकवास मत कर, जो उखाड़ना है जाकर उखाड़ ले। रुद्र ने तिरस्कार से अपनी भौहें चढ़ाई और उसे उसकी औकात याद दिला दी। तू। आदित्य का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया और उसके होंठ फड़फड़ाए। हो, तू बस परीक्षा खत्म होने का इंतजार कर, फिर मैं तेरा सारा हिसाब चुकता करूंगा। आदित्य गुस्से की आग में भड़कता हुआ प्रकंपन ढोल के पास पहुंचा और अपना पूरा दम लगाकर उस लाल नगाड़े पर मुक्का मार दिया। बूम बूम बूम। नगाड़े से 3 भयानक आवाजें गूंजी और सतह पर एक बड़ा तारा और 8 छोटे तारे चमक उठे। स्तर आत्मनिर्माण का तीसरा चरण। ताकत 18,000 किलोग्राम 18,000 कैटीज। बाप रे, आदित्य राठौर की ताकत तो सच में बहुत खौफनाक है। गौड़ खानदान के मुखिया और बुजुर्गों का चेहरा सदमे से पीला पड़ गया। उनकी हवा टाइट हो गई थी। अकेले आदित्य ने ही उनके खानदान के सबसे बड़े जीनियस गौरव गौड़ 16,000 किलो को कुचल दिया था, और अभी तो राठौर परिवार के छोटे मुखिया विक्रम राठौर का आना बाकी था। गौड़ मुखिया का चेहरा निराशा से नीला पड़ चुका था। बिल्कुल, यही मेरे बेटे आदित्य की असली ताकत है। बड़े बुजुर्ग भैरव राठौर ने बेहद संतुष्टि और घमंड से सिर हिलाया। इतनी खौफनाक ताकत के साथ आदित्य का अकादमी में चुना जाना पत्थर की लकीर बन चुका था। भैरव के सीने का सारा बोझ अब पूरी तरह हल्का हो गया था। आदित्य ने सीना चौड़ा करके प्रकंपन ढोल छोड़ा और रुद्र को एक ठंडी नजर से देखते हुए बोला, देखा तूने, इसे कहते हैं असली ताकत। रुद्र ने हल्का सा माथा सिकोड़ा और उसकी आंखों में एक बर्फीली चमक आ गई। मेरे हाथों इतनी बुरी तरह पिटने के बाद भी इस कीड़े की ताकत घटने के बजाय बढ़ गई है। साफ है कि इसने बहुत सारी दुर्लभ जड़ी बूटियां और वटियां खाई हैं।
भैरव राठौर ने अपने बेटे को ठीक करने के लिए खानदान का न जाने कितना खजाना और संसाधन फूंक दिया होगा। रुद्र को पता था कि आदित्य की अंदरूनी चोटें इतनी जल्दी ठीक होने वाली नहीं थीं, ताकत बढ़ना तो दूर की बात है। इसका सीधा मतलब था कि भैरव ने अपने पद का गलत इस्तेमाल करके बेटे को ताकतवर बनाया था। लेकिन रुद्र की इस खामोशी को आदित्य ने उसका खौफ समझ लिया। हा, क्या हुआ? डर के मारे हवा टाइट हो गई ना? पर अब इस डर का कोई फायदा नहीं। रुद्र, परीक्षा के बाद कहीं दुम दबाकर भाग मत जाना। आदित्य पागलों की तरह हंसते हुए अपनी जगह पर लौट गया। उसने ठान लिया था कि परीक्षा खत्म होते ही वह सरेआम रुद्र को चुनौती देगा और सबके सामने उसे कुचलकर अपने अपमान का बदला लेगा। लेकिन रुद्र का जवाब और भी चौंकाने वाला था। भागूंगा? मैं भला क्यों भागूंगा? जब कोई कुत्ता खुद मेरे पास हड्डी तुड़वाने आ रहा है, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? रुद्र ने एक कुटिल हंसी हंसी और आदित्य को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए मजे लेने के लिए अपनी भौहें नचाई। रुद्र के इस ढीठ और बेपरवाह रवैये ने आदित्य को अंदर तक जला दिया। अगर महान दूतों का डर न होता तो वह अभी के अभी रुद्र पर झपट पड़ता। तू बस इंतजार कर, कुछ ही देर में तेरी यह हंसी हमेशा के लिए छिन जाएगी। आदित्य ने दांत पीसते हुए जहरीली धमकी दी। आदित्य, तुम चिंता मत करो, मैं भी तो हूं। प्रिया शर्मा ने एक ठंडी हंसी हंसी और नगाड़े की ओर बढ़ी। भूलना मत, मुझे भी इस कचरे के साथ अपना पुराना हिसाब चुकता करना है। प्रिया ने एक कातिलाना चीख मारी और अपनी पूरी ताकत से नगाड़े पर प्रहार किया। बूम बूम बूम, 3 गूंजती आवाजों के बाद नगाड़े की सतह पर एक बड़ा तारा और 9 छोटे तारे चमक उठे। स्तर, आत्मनिर्माण का तीसरा चरण। ताकत 19,000 किलोग्राम, 19,000 कैटीज। क्या ये कैसे मुमकिन है? आदित्य का तो जैसे जबड़ा ही जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें अचरज से फटी रह गईं। उसे अच्छी तरह पता था कि प्रिया को आत्मनिर्माण वटी उसी ने दी थी। उस वटी को पाने के लिए प्रिया ने न सिर्फ रुद्र को धोखा दिया था, बल्कि आदित्य के साथ बिस्तर का सौदा भी किया था। और महज 1 महीने के अंदर उसने न सिर्फ अपनी शक्तियां जगा ली, बल्कि सीधे तीसरे चरण तक पहुंच गई। ये बिल्कुल अकल्पनीय था, यहां तक कि भैरव राठौर भी यह नजारा देखकर हक्का बक्का रह गया। ये लड़की इतनी ताकतवर कैसे हो गई? इसने तो अपने असली पत्ते बहुत गहराई में छिपा रखे थे। बाकी खानदानों के लोग एक दूसरे को बेबसी से देखने लगे। राठौर खानदान का तो हर बच्चा एक से बढ़कर एक खूंखार राक्षस निकल रहा है। अकेले आदित्य ने ही गौरव गौड़ को पछाड़ दिया था, और अब प्रिया शर्मा तो आदित्य से भी आगे निकल गई। वह सीधे सिंह खानदान के सूर्य प्रताप सिंह 20,000 किलो को टक्कर दे रही थी। ओह, बहुत खूब। महान दूत लावण्या ने अपनी पलकें झपकाईं और उसकी आंखों में एक चमकीली खुशी आ गई। अपनी परम शिष्या का ये प्रदर्शन देखकर वह बहुत संतुष्ट थी। अद्भुत। प्रिया ने चुपचाप तीसरे चरण को पार कर लिया और किसी को भनक तक नहीं लगने दी। क्या उसकी काबिलियत सच में इतनी तेज है? रुद्र ने भी हल्का सा माथा सिकोड़ा और मन ही मन बुड़बुड़ाया। भले ही प्रिया की 19,000 किलो की ताकत हैरान करने वाली थी, पर रुद्र के 25,000 जोड़ किलो के फौलादी शरीर के सामने वह एक मच्छर से ज्यादा कुछ नहीं थी। उससे रुद्र को रत्ती भर भी खतरा नहीं था। रुद्र को बस अचरज इस बात का था कि प्रिया ने 1 महीने के अंदर तीसरे चरण को कैसे पार कर लिया और उसे इतनी चालाकी से छिपाए रखा। इतनी गहरी साजिश और ऐसा तेज दिमाग। पूरे तेजपुर शहर में ऐसे गिने चुने लोग ही होंगे। प्रिया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी ताकत इतनी तेज रफ्तार से बढ़ेगी। लगता है मेरी दी हुई आत्मनिर्माण वटी ने अपना पूरा कमाल दिखाया है। परीक्षा खत्म होने के बाद मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और खास तोहफे हैं, उन्हें लेने मेरे पास आना मत भूलना। आदित्य ने एक गहरी और हवस भरी मुस्कान के साथ कहा। प्रिया की इस नई और खौफनाक काबिलियत को देखकर आदित्य ने तय कर लिया था कि अकादमी जाने से पहले वह प्रिया के साथ अपने रिश्तों को और भी मजबूत कर लेगा। प्रिया ने घमंड से मुस्कुराते हुए हामी भरी, बिल्कुल। बस उम्मीद है कि तुम्हारे वे तोहफे मुझे निराश नहीं करेंगे। और अब चलो हम छोटे मुखिया विक्रम राठौर का खौफनाक जलवा देखते हैं। प्रिया की मीठी और कातिलाना हंसी के बीच विक्रम राठौर सीना ताने प्रकंपन ढोल की ओर बढ़ा। मेरे एकांतवास से लौटने के बाद यह मेरा पहला शक्ति प्रदर्शन है। उम्मीद करता हूं कि तुम लोग सदमे से बेहोश नहीं होगे। विक्रम ने एक खौफनाक गुरूर के साथ कहा और उसकी आंखों में एक तेज चमक कौंधी।
उसने एक जोरदार गर्जना की, अपनी पूरी ताकत मुट्ठी में बांधी और नगाड़े पर एक प्रलयंकारी प्रहार किया। बूम, 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 बूम। नगाड़े से लगातार 5 गगनभेदी गर्जनाएं हुई, और सतह पर 2 बड़े और 3 छोटे सफेद तारे चमक उठे। स्तर आत्म निर्माण का 5वां चरण। ताकत 23,000 किलोग्राम। बाप रे बाप, आत्मनिर्माण का 5वां चरण। हे भगवान, 23,000 किलो की ताकत। विक्रम राठौर की ताकत तो साक्षात यमराज जैसी खौफनाक है। पूरा तेजपुर चौक अचरज और दहशत के मारे किसी ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा, हर तरफ सिर्फ शोर ही शोर था। वीआईपी कुर्सियों पर बैठे मुखिया वीरेंद्र राठौर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और राहत की एक लंबी सांस छोड़ी। भले ही वह राठौर खानदान का मुखिया था, पर पिछले कई सालों से बाप बेटे ने जानबूझकर दुनिया की नजरों से बचकर एक लो प्रोफाइल जिंदगी जी थी। आज आखिरकार विक्रम एक महाविस्फोट बनकर उभरा था, और सालों से दबी हुई वह भड़ास दुनिया के सामने शान से बाहर आ गई थी। बाकी खानदानों के लोगों के चेहरे ईर्ष्या और जलन के मारे हरे पीले पड़ गए थे। अरे वाह, मुखिया वीरेंद्र जी को बहुत बहुत बधाई। छोटा मुखिया तो सच में बेमिसाल है, यकीनन वह आत्मा खड्ग अकादमी का एक महान जीनियस बनेगा। वीरेंद्र जी, हम सब तेजपुर शहर के ही तो हैं। जब विक्रम अकादमी पहुंच जाए, तो कृपया हमारे नालायक बच्चों पर भी थोड़ी मेहरबानी बनाए रखने को कहिएगा। भले ही उनके दिलों में जहर भरा था, पर सभी मुखिया और बुजुर्ग चापलूसी करते हुए वीरेंद्र राठौर को बधाइयां दे रहे थे। आखिर विक्रम की ताकत अब उनकी पहुंच से बहुत बाहर जा चुकी थी। अरे इसमें क्या बड़ी बात है, हम सब तो पड़ोसी ही हैं। जब तक हमारे बीच शांति और सद्भाव बना रहेगा, तब तक हम एक दूसरे का ख्याल जरूर रखेंगे। वीरेंद्र राठौर ने एक बेहद घमंडी और कुटिल मुस्कान के साथ कहा। उसकी बातों में एक साफ धमकी छिपी थी कि जो राठौर खानदान के सामने झुकेगा, वही बचेगा। सभी मुखिया इस खौफनाक इशारे को समझ गए। उन्होंने अपनी झेप मिटाते हुए जबरदस्ती मुस्कुराकर हामी भरी। छोटे मुखिया विक्रम तो सच में अजेय हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। प्रिया शर्मा ने अपने चेहरे पर सबसे मीठी मुस्कान लाते हुए विक्रम की चापलूसी की। छोटे मुखिया की ताकत के आगे मैं तो बस एक धूल का कण हूं। आपके नेतृत्व में हमारा राठौर परिवार आत्मा खड्ग अकादमी में पूरे आर्यावर्त पर राज करेगा। प्रिया की इस एक्स्ट्रा चापलूसी से आदित्य अंदर ही अंदर जल रहा था, पर फिर भी उसने हड़बड़ाते हुए झुककर विक्रम को बधाई दी। अध्याय 42। पूरा शहर सदमे में। अरे, इसमें इतना सम्मान देने की क्या बात है। हम सब आर्यावर्त के ही तो बच्चे हैं, हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। जब तक तुम लोग मेरी बात मानोगे और मेरे कहे अनुसार चलोगे, मैं वादा करता हूं कि भविष्य में तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। विक्रम राठौर ने एक बेहद घमंडी और गॉडफादर वाली मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। उसकी नजरों में ये बाकी खानदानों के जीनियस सिर्फ उसके तलवे चाटने वाले नौकर या चमचे बनने के ही लायक थे। बाकी खानदानों के नौजवानों ने एक दूसरे की ओर देखा और तुरंत इशारा समझ गए। वे सब चापलूसी करते हुए विक्रम राठौर को बधाई देने लगे। छोटे मुखिया विक्रम की जय हो। आपकी ताकत सच में बेमिसाल है, आपको बहुत बहुत बधाई। जी जी, बिल्कुल। विक्रम ने शान से सिर हिलाते हुए एक बॉस की तरह उनकी बधाइयां कबूल की। पूरी भीड़ विक्रम के इर्द गिर्द ऐसे मंडरा रही थी जैसे तारों के बीच चांद चमक रहा हो। ये नौटंकी देखकर रुद्र राठौर को अंदर ही अंदर बहुत अजीब और फूहड़ लग रहा था। आत्मनिर्माण का 5वां चरण और 23,000 किलो की ताकत। क्या सच में यह इतनी बड़ी बात है? रुद्र ने अपना सिर हिलाया और खुद से ही बुड़बुड़ाया। उसका अंदाजा एकदम बेपरवाह और तिरस्कार भरा था। रुद्र की आवाज बहुत तेज नहीं थी, पर फिर भी यह बात पूरे अखाड़े में गूंज गई, और पल भर के लिए मौत का सन्नाटा छा गया। कमीने, रुद्र, तू खुद को समझता क्या है? तेरी इतनी हिम्मत कि तू सरेआम छोटे मुखिया की बेइज्जती करे। लगता है तुझे अपनी जिंदगी कुछ ज्यादा ही बोझ लगने लगी है। राजा अभी बोला भी नहीं था कि उसका वजीर आदित्य राठौर पहले ही भड़क उठा और पागलों की तरह गालियां देने लगा। रुद्र, मुझे पहले लगता था कि तू सिर्फ नासमझ और बेवकूफ है, पर अब मुझे समझ आ गया है कि तू एक नंबर का घमंडी और बदतमीज इंसान है। प्रिया शर्मा ने भी अपनी जहरीली जुबान खोली, उसकी आंखों में एक बर्फीली चमक थी। विक्रम राठौर का चेहरा सख्त हो गया। उसकी वह शांत और शालीन वाली नकली चादर अब उतर चुकी थी, और उसके चेहरे पर एक खौफनाक गुरूर और दबदबा आ गया था।
रुद्र, मुझे पता है कि तूने आदित्य को धोखे से हरा दिया था, पर मेरी खौफनाक ताकत के सामने तेरी कोई औकात नहीं है। शराफत से इन सब से माफी मांग ले, वरना आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने कुछ गलत किया ही नहीं, तो माफी किस बात की। असली ताकत किसी के तलवे चाटने या झूठी तारीफें लूटने से नहीं आती, वह तो मैदान में परखी जाती है। रुद्र ने एक ठंडी हंसी हंसी और विक्रम की इस धमकी को सिरे से नकार दिया। विक्रम ने तिरस्कार से सिर हिलाया। ओह, बहुत खूब, तो फिर मैं भी देखना चाहूंगा कि तेरे अंदर आखिर कितनी ताकत भरी है। हरामजादे, क्या घमंड है इस कचरे का। इस छोटे जानवर ने न सिर्फ मेरे बेटे आदित्य और प्रिया को घायल किया, बल्कि अब ये छोटे मुखिया का भी सरेआम अपमान कर रहा है। इसके पाप क्षमा करने लायक नहीं है। आज मैं इसे अपने ही हाथों से मौत के घाट उतारूंगा। बड़े बुजुर्ग भैरव राठौर की आंखों में एक खूनी चमक आ गई और उसका शरीर गुस्से से कांपने लगा। मुखिया वीरेंद्र राठौर ने भी एक कुटिल हंसी हंसी, बिल्कुल, अब इस कीड़े को इसकी असली औकात याद दिलाने का वक्त आ गया है। तो फिर तुम सब अपनी आंखें फाड़कर देखते रहो। रुद्र ने एक बेपरवाह मुस्कान के साथ सिर हिलाया और विक्रम व बाकी सबकी धमकियों को नजरअंदाज कर दिया। वह अपने शांत और सधे हुए कदमों से उस विशाल लाल नगाड़े प्रकंपन ढोल की ओर बढ़ा, पर उसने मुक्का मारने में कोई जल्दबाजी नहीं की। सुहानी की खूबसूरत आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वह बेसब्री से देखना चाहती थी कि रुद्र का असली स्तर, कल्टिवेशन बेस, कहां तक पहुंच चुका है। यहां तक कि घमंडी लावण्या की आंखें भी फटी की फटी थी, उसके दिल में भी एक अजीब सी उत्सुकता जाग उठी थी। भले ही रुद्र की युद्ध प्रतिभा 10वें दर्जे की थी, पर उसकी रक्त शक्ति का मामला अभी भी एक गहरा राज था। लावण्या जितना इस लड़के को देखती, उसके अंदर की उलझन उतनी ही बढ़ती जाती। हो, यह मरा हुआ कचरा। मुझे तो लगता है कि यह आत्मनिर्माण के पहले चरण पर भी बमुश्किल ही पहुंचा होगा। पता नहीं इसके मुके में 10,000 किलो का दम भी होगा या नहीं। 10,000 किलो, हाँ हाँ, मुझे तो नहीं लगता कि यह 5,000 किलो का मुक्का भी मार पाएगा। गौरव गौड़, सूर्य प्रताप सिंह और बाकी खानदानों के लड़के रुद्र का मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंसने लगे। सब बस इसी इंतजार में थे कि कब रुद्र इस नगाड़े पर मुक्का मारे और उसकी सरेआम बेइज्जती हो। आदित्य राठौर का माथा सिकुड़ा हुआ था, वह अंदर ही अंदर डरा हुआ था। उसे अच्छी तरह पता था कि रुद्र की शारीरिक ताकत कितनी खौफनाक है, पर उसका असली स्तर क्या है, यह आदित्य को भी नहीं पता था। वह इस राज को जानने के लिए तड़प रहा था। रुद्र, तू अपना मुक्का क्यों नहीं मार रहा? क्या डर के मारे तेरे हाथ कांप रहे हैं? या फिर तुझे अपनी कचरा औकात दुनिया के सामने आने का डर सता रहा है? प्रिया शर्मा ने जहरीला ताना मारा। ये कमीना पक्का अब पछता रहा होगा। जब औकात ही नहीं थी, तो इतनी बड़ी बड़ी डिंगे हाँकने की क्या जरूरत थी? गौतम गाओश्वाइग ने एक भद्दी हंसी हंसते हुए कहा। इन सारी गालियों और तानों को रुद्र ने पूरी तरह अनसुना कर दिया। वह अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। विक्रम राठौर की ताकत 23,000 किलो है। मेरे अकेले फौलादी शरीर की ताकत ही 25,000 किलो है, और विस्फोटक आत्मा मुष्टि का इस्तेमाल करने पर यह 30,000 किलो को पार कर जाती है। अगर मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, तो इनके सदमे से हॉट अटैक आ जाएंगे। पर इससे मजाक किरकिरा हो जाएगा। रुद्र अच्छी तरह जानता था कि उसकी वर्तमान ताकत भैरव राठौर स्वर्ग भेदी स्तर का सामना करने के लिए काफी नहीं थी। इसलिए अपने सबसे खतरनाक और आखिरी पत्ते खोल कार्ड्स अभी खोलना समझदारी नहीं थी। और वैसे भी विक्रम के 23,000 किलो के स्को को तोड़ने के लिए उसे अपनी पूरी ताकत लगाने की कोई जरूरत भी नहीं थी। जल्द ही रुद्र ने अपना मन पक्का कर लिया। उसने धीरे से सिर हिलाया और उसके होठों पर एक बेहद कुटिल और रहस्यमयी हंसी आ गई। उसने एक हल्की सी हुकार भरी और प्रकंपन ढोल पर अपना मुक्का दाग दिया। बूम 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 बूम, नगाड़े से लगातार 5 भयानक गर्जनाएं हुई। पूरा तेजपुर चौक अचानक मौत के सन्नाटे में डूब गया। हर किसी का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। प्रकंपन ढोल की सतह पर चमकते हुए तारों ने आकार लिया। 2 बड़े सफेद तारे और 3 छोटे सफेद तारे। स्तर, आत्म निर्माण का 5वां चरण। ताकत 23,000 किलोग्राम। असंभव, ये बिल्कुल नामुमकिन है। विक्रम राठौर का चेहरा झटके से पीला पड़ गया, उसकी आंखों में एक भयानक दहशत और खौफ छा गया। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। आदित्य की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका शरीर कांपने लगा।
उसने हर हाल में रुद्र की ताकत का ज्यादा से ज्यादा अंदाजा लगाने की कोशिश की थी, पर रुद्र का ये नतीजा उसकी सोच से भी कई गुना ज्यादा खौफनाक था। धिक्कार है। इस कचरे की ताकत इस खौफनाक स्तर तक कैसे पहुंच गई? प्रिया शर्मा का चेहरा बार बार रंग बदल रहा था। 10वें दर्जे की युद्ध प्रतिभा, आत्मनिर्माण का 5वां चरण, और 23,000 किलो की ताकत। ये कौन सा कचरा होता है? ये तो सदियों में पैदा होने वाला एक महाजीनियस था। इस वक्त रुद्र के बारे में सिर्फ एक ही चीज रहस्यमय थी, उसकी रक्त शक्ति का असली रूप। पर सुहानी और लावण्या जैसी महान दूतों को भी इस राज का पता नहीं था, तो ये यकीनन कोई बहुत बड़ा सस्पेंस था। अब तो कोई अंधा या बेवकूफ भी समझ सकता था कि रुद्र को पक्का कोई बहुत बड़ा चमत्कार या जादुई खजाना एडवेंचर मिला है। प्रिया शर्मा को अब अंदर ही अंदर घोर पछतावा होने लगा था। सिर्फ एक आत्मनिर्माण वटी के लालच में उसने इतने बड़े महाजीनियस से दुश्मनी मोल ले ली थी। पर अब पछताने से क्या फायदा, तीर कमान से निकल चुका था। ये कैसे हो सकता है? क्या रुद्र सच में एक कचरा नहीं है? गौरव गौड़ और गौतम के चेहरे सदमे से नीले पड़ चुके थे, उनकी आंखें पागलों की तरह फड़क रही थीं। वे इस खौफनाक सच को हजम ही नहीं कर पा रहे थे। कहीं इस प्रकंपन ढोल में तो कोई खराबी नहीं आ गई है? सूर्य प्रताप और देवव्रत ने एक दूसरे को घोर दहशत और अचरज से देखा। लेकिन सबसे खौफनाक और पागलपन वाला रिएक्शन था बड़े बुजुर्ग भैरव राठौर का। उसका चेहरा इस वक्त सुअर के कलेजे से भी ज्यादा भद्दा और लाल हो चुका था। ये कैसे हो सकता है? महज 1 महीने के अंदर, सिर्फ 1 महीने के अंदर यह छोटा जानवर आत्मनिर्माण के 5वें चरण पर कैसे पहुंच गया? भैरव सदमे से पागल हो रहा था, उसकी आंखों में एक खौफनाक अचरज और दहशत थी। उसे रुद्र की 23,000 किलो की ताकत से कोई खास डर नहीं था, क्योंकि विक्रम की ताकत भी इतनी ही थी। और अगर आमने सामने की लड़ाई हुई, तो विक्रम अपने युद्ध अनुभव के कारण यकीनन जीत जाएगा। पर भैरव जिस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, वह ये थी कि सिर्फ 1 महीने पहले जो लड़का एक निष्प्राण रक्त वाला लाचार कचरा था, वह रातों रात आत्मनिर्माण के 5वें चरण का महामास्टर कैसे बन गया। ये बात इंसानी समझ और तर्क से बिल्कुल परे थी। यह अकल्पनीय था। महान दूत, मुझे पूरा यकीन है इस कमीने लड़के ने पक्का कोई धोखा किया है। भैरव राठौर पागलों की तरह चीखा, उसका चेहरा लाल टमाटर जैसा हो गया था। अगर उसने रुद्र को अभी नहीं रोका, तो ये लड़का पक्का आत्मा खड्ग अकादमी में चुन लिया जाएगा, और फिर राठौर खानदान का विनाश तय था। इसलिए भैरव ने अपनी सारी इज्जत ताक पर रखकर सरेआम बगावत कर दी। लेकिन उसकी इस पागलों वाली चीख पुकार का दोनों दूतों पर रत्ती भर भी असर नहीं हुआ। इस पल सुहानी और लावण्या ने अनजाने में ही एक दूसरे की आंखों में देखा। उन दोनों की हसीन आंखों में एक बहुत ही अजीब और खौफनाक चमक थी। जो बात वहां खड़ा कोई गंवार नहीं समझ पाया, वो बात इन दोनों महान दूतों के लिए शीशे की तरह साफ थी। रुद्र ने अभी जो 23,000 किलो का मुक्का मारा था, उसमें उसने अपनी रक्त शक्ति का एक कतरा भी इस्तेमाल नहीं किया था। यहां तक कि उसने अपने शारीरिक बल फिजिकल स्ट्रेंथ का भी पूरा जोर नहीं लगाया था। ये कैसा खौफनाक चमत्कार था। ये लड़का कोई जीनियस नहीं था, ये तो जीनियसों का भी बाप था, एक महादानव। सुहानी और लावण्या दोनों अंदर तक हिल चुकी थीं। वे दोनों काफी देर तक एक दूसरे को देखती रहीं। उनके चेहरों पर अचरज, फिर सदमा, और फिर एक खौफनाक दहशत छा गई। ऐसा महादानव, भले ही उसकी रक्त शक्ति का मामला थोड़ा रहस्यमय हो, पर यह लड़का अपनी पूरी जान लगाकर निखारे जाने के लायक था। आत्मा खड्ग अकादमी के पास संसाधनों का कोई कमी नहीं थी। अगर वे अपने कुछ जादुई और गुप्त तरीकों का इस्तेमाल करें, तो रुद्र की रक्त शक्ति की यह छोटी मोटी रहस्यमयी उलझन तो पलक झपकते ही सुलझ जाएगी। अध्याय 43, लावण्या का खौफनाक गुस्सा और रुद्र का भौकाल। उस इंसान की पारखी नजर सच में बिल्कुल अचूक थी। सुहानी ने एक गहरी सांस ली, और उसकी हसीन आंखों में खुशी की एक चमकीली लहर दौड़ गई। लेकिन घमंडी लावण्या की रफ्तार सुहानी से भी तेज थी। उसका चेहरा अचानक बदला और वह लगभग चीखते हुए बोली, रुद्र राठौर, तुम इस परीक्षण में पूरी तरह पास हो गए। क्या तुम मुझे अपनी गुरु माता मानकर मेरे खास शिष्य डायरेक्ट डिसाइपल बनना पसंद करोगे? लावण्या की आंखों में एक अजीब सी बेकरारी और भूख चमक रही थी। वह रुद्र को ऐसे घूर रही थी जैसे कोई भूखा शेर अपने आखिरी शिकार को देख रहा हो। गुरु माता, पर वह तो एक निष्प्राण रक्त वाला कचरा है।
प्रिया शर्मा का चेहरा पीला पड़ गया, उसकी आवाज कांपने लगी और उसकी आंखों में रुद्र के लिए एक जहरीली नफरत उभर आई। आम शिष्य और खास शिष्य के रुतबे में जमीन आसमान का फर्क होता है। ये साफ था कि लावण्या प्रिया से ज्यादा रुद्र को अहमियत दे रही थी। प्रिया के लिए ये सरेआम मुंह पर एक करारा तमाचा था, लेकिन लावण्या ने प्रिया की उस बिलखती आवाज को पूरी तरह अनसुना कर दिया। उसकी खूबसूरत आंखें अभी भी सिर्फ और सिर्फ रुद्र पर टिकी थीं। रुद्र, मुझे जल्दी जवाब दो, लावण्या ने बेकरारी से कहा। वह अपनी आवाज में छुपी उस कांपती हुई उत्तेजना को लाख कोशिशों के बाद भी छिपा नहीं पा रही थी। सुहानी ने अपनी भौहें सिकोड़ी, वह रुद्र को देखती रही पर उसने बीच में कुछ नहीं कहा। रुद्र ने प्रकंपन ढोल से अपना मुख का वापस खींचा। उसका चेहरा एकदम शांत था। इतनी बड़ी दूत का खास शिष्य बनने का ऑफर मिलने के बाद भी उसके चेहरे पर कोई खुशी या घमंड नहीं था। उसने एक सरसरी नजर सुहानी पर डाली और फिर सीधे लावण्या की आंखों में आंखें डाल दी। महान दूत लावण्या, मैं सच में आपकी इस मेहरबानी को कबूल करना चाहता हूँ। रुद्र ने लावण्या के उस बेइंतहा हुस्न को देखकर बेहद इत्मीनान और शांति से कहा। सच कहा जाए तो खूबसूरती के मामले में लावण्या सुहानी से भी एक कदम आगे थी। उसका हुस्न किसी जंगली और बेकाबू आग की तरह था। एक ऐसा हुस्न जिसमें एक खौफनाक आक्रामकता थी, जो पहली ही नजर में किसी भी मर्द के होश उड़ाने की ताकत रखता था। सुहानी का हुस्न भी कम नहीं था, पर वह एक ठहरी हुई नदी की तरह बेहद शालीन और खूबसूरत थी। सुहानी की खूबसूरती लावण्या की तरह आक्रामक नहीं थी, बल्कि वह एक नशीली शराब जैसी थी जिसका खुमार धीरे धीरे चढ़ता है। बहुत अच्छे, तो तुम्हें मेरा प्रस्ताव मंजूर है। रुद्र की बात सुनकर लावण्या का चेहरा खुशी से खिल उठा और उसके चेहरे पर एक ऐसी कातिलाना मुस्कान आई जो किसी की भी जान ले सकती थी। ये यकीनन इस शहर में उसकी सबसे बड़ी जीत थी। लावण्या को पूरा यकीन था कि बड़े बड़े शहरों में भी उसे रुद्र जैसा महाजीनियस दोबारा नहीं मिलने वाला था। लेकिन रुद्र रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराया और उसने अपना सिर हिला दिया। पर माफ कीजिएगा, मेरा आपको अपनी गुरु माता बनाने का कोई इरादा नहीं है। क्या क्या बका तूने? लावण्या का खिला हुआ चेहरा पलक झपकते ही पत्थर का हो गया। उसके हसीन चेहरे का रंग उड़ गया, उसकी आंखों में मौत की ठंडक छा गई और उसका रूप एकदम खूंखार हो गया। क्या तुझे पता भी है कि मुझे ठुकराने का अंजाम क्या होता है? लावण्या पैदाइशी घमंडी थी। उसे हमेशा से पलकों पर बिठाकर रखा गया था। आज तक किसी माए के लाल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उसकी बात काट सके। और आज तेजपुर के एक छोटे से लड़के ने सरेआम उसके मुंह पर उसे ठुकरा दिया था। यह उसकी शान में एक बहुत बड़ी गुस्ताखी थी। रुद्र ने अपनी आंखें घुमाई, बेहद इत्मीनान से प्रिया शर्मा को देखा और ठंडी आवाज में बोला, मुझे माफ कर दीजिए दूत महोदया, पर मैं इस तरह की नीच और घटिया लड़की प्रिया के साथ एक ही गुरु के अधीन नहीं पढ़ना चाहता। इसलिए मैं आपकी इस मेहरबानी को ठुकराने पर मजबूर हूँ। सिर्फ यह वजह है तेरे मुझे ठुकराने की। ठीक है, मैं इसे अभी के अभी अपनी शिष्या के पद से निकाल बाहर करती हूँ। वैसे भी इसमें पूरी नहीं की है। लावण्या ने एक पल की भी देरी नहीं की, उसने प्रिया शर्मा को एक खौफनाक और बर्फीली नजर से घूरा। गुरु माता, नहीं, कृपया ऐसा मत कीजिए। प्रिया शर्मा का चेहरा खौफ से सफेद पड़ गया। उसे लगा मानो किसी ने उसे जिंदा ही बर्फ की खाई में धकेल दिया हो। वह दर्द से बिलखते हुए गिड़गिड़ाने लगी। रुद्र ने एक ठंडी हंसी हंसी बेचारी प्रिया की उस लाचार हालत को देखा और फिर से अपना सिर हिला दिया। नहीं, अगर आप इसे बाहर निकाल भी दें तब भी मैं आपका शिष्य नहीं बनूंगा। क्या तू मेरे साथ खेल खेल रहा है? लावण्या की आंखों में खूनी दरिंदगी आ गई। उसके शरीर से एक मौत का दबाव धीरे धीरे उठने लगा। आपके जैसे गुरु, जो एक किताब के पन्नों से भी ज्यादा तेजी से अपना रंग और अपना ईमान बदलते हो, मुझे नहीं चाहिए। हमारी किस्मत में गुरु शिष्य बनना नहीं लिखा है। रुद्र ने एक कुटिल हंसी के साथ सीधा लावण्या के मुंह पर यह करारा जवाब दे मारा। बदतमीज, तेरी इतनी हिम्मत! लावण्या का चेहरा गुस्से से लाल टमाटर जैसा हो गया। वह पूरी तरह पागल हो चुकी थी। उसने अपना रुतबा गिराकर खुद सामने से इस लड़के को अपना शिष्य बनने का ऑफर दिया था और इस कचरे ने सरेआम उसके मुंह पर थूक दिया था। अगर यह बात अकादमी में फैल गई तो वह अपना घमंडी चेहरा किसे दिखाएगी? लगता है जब तक तेरी हड्डियां नहीं टूटेंगी तुझे समझ नहीं आएगा कि आसमान कितना ऊंचा है और जमीन कितनी कठोर। लावण्या पागलों की तरह चीखी, उसके रोम रोम से मौत की खौफनाक गंध आने लगी।
अगर रुद्र ने थोड़ी तमीज से या मीठे शब्दों में मना किया होता तो शायद वह इतनी आग बबूला नहीं होती। पर अब उसने ठान लिया था कि इस नासमझ और ढीठ लड़के को वह सजा देकर ही रहेगी। बस बहुत हुआ लावण्या। गुरु शिष्य का रिश्ता आपसी रजामंदी का होता है। अगर तुम इस लड़के के साथ जबरदस्ती करोगी तो तुम में और उन सड़क छाप गुंडों में क्या फर्क रह जाएगा। सुहानी अब और बर्दाश्त नहीं कर पाए, उसने अपनी भौहें सिकुड़ी और लावण्या को बीच में ही टोक दिया। सुहानी, मुझे मत रोक, मुझे इस जाहिल लड़के को सबक सिखाना ही पड़ेगा। लावण्या अपनी सरेआम हुई इस बेइज्जती को पचा नहीं पा रही थी। सुहानी ने अपना सिर हिलाया और ध्वनि संचरण टेलीपैथी के जरिए लावण्या से कहा, लावण्या, हम यहाँ शिष्य चुनने आए हैं, अपना खौफनाक रुतबा झाड़ने नहीं। अगर तुम्हारी इस हरकत की भनक न्याय सभा, लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के बुजुर्गों को लग गई तो हमें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ये सुनकर लावण्या का शरीर हल्का सा कांपा और उसके आसपास मडराता मौत का खौफनाक दबाव धीरे धीरे कम होने लगा। उसने अपनी आंखें सिकुड़ी, उसका चेहरा अभी भी गुस्से से तमतमा रहा था। कुछ पल गहराई से सोचने के बाद आखिरकार उसने एक भारी आह भरी और खुद को शांत करने की कोशिश की। ठीक है, मैं एक महान दूत हूं, तेरे जैसे कीड़े के मुंह लगना मुझे शोभा नहीं देता। मेरी असली ताकत और रुतबे का अंदाजा तुझे तब लगेगा जब तू आत्मखड्ग अकादमी में कदम रखेगा। पर याद रखना, उस दिन तू मेरे पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाएगा, पर मैं तुझ पर थूकूंगी भी नहीं। लावण्या ने एक खौफनाक गुर्राती हुई आवाज में धमकी दी। सच कहा जाए तो इतनी हसीन औरत गुस्से में भी एक कयामत ढा रही थी। उसके उस नखरे में एक अलग ही जादुई कशिश थी। रुद्र ने उसे गहराई से देखा, उस नायाब हुस्न की तारीफ की, पर अंदर ही अंदर वह हंस रहा था। तभी रुद्र के दिमाग में एक खुराफाती और ढीठ ख्याल आया और उसके होठों पर एक बेहद शैतानी मुस्कान आ गई। कहावत है कि एक मर्द के घुटनों में उसका गुरूर होता है। दूत लावण्या, जहां तक मैं जानता हूं, एक मर्द किसी औरत के सामने घुटने तभी टेकता है जब वह उसे आशिकी में प्रपोज परस्यू कर रहा हो। पर आपका रुतबा इतना ऊंचा है और आपका मिजाज इतना खौफनाक और गर्म है कि मुझे नहीं लगता कोई भी मर्द कभी आपके पीछे आने की हिम्मत करेगा। तो फिर मेरे जैसे मामूली लड़के से तो आप किसी भी तरह के घुटने टेकने की उम्मीद दूर दूर तक मत ही रखिए। रुद्र ने अपनी भौहें नचाई और एक बेहद ढीठ, बेशर्म और आशिकाना मुस्कान के साथ सरेआम ये बात कह डाली। जैसे ही रुद्र के ये लफ्ज बाहर निकले, न सिर्फ सुहानी और लावण्या के चेहरों का रंग उड़ा, बल्कि पूरा अखाड़ा सदमे से सन रह गया। तू अपनी मौत को दावत दे रहा है, तू अपनी मौत खुद बुला रहा है। आदित्य राठौर के चेहरे पर एक जहरीली खुशी छा गई और उसके होठों पर मुस्कान आ गई। हरामजादे छोटे जानवर, बेवकूफ कहीं के, महान दूत लावण्या से सरेआम फ्लर्ट और ऐसी बदतमीजी। अब तो लावण्या तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। भैरव राठौर अंदर ही अंदर खुशी से नाचने लगा। बेशरम, नीच, तेरी इतनी हिम्मत कि तू अपनी गुरु माता के साथ सरेआम छेड़खानी करे। क्या तुझे मरने का इतना ही शौक है? प्रिया शर्मा ने मौके का फायदा उठाते हुए रुद्र को गालियां दी। तू बेशर्म, बदतमीज, जाहिल। लावण्या का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल टमाटर जैसा हो गया। उसकी आंखों में एक साथ शर्म और मौत का खौफनाक इरादा चमक उठा। पलक झपकते ही उसने अपना हाथ उठाया और पूरी ताकत से रुद्र पर एक प्रलयनकारी प्रहार स्ट्राइक कर दिया। सुहानी का चेहरा झटके से बदला। उसने तुरंत अपना दाहिना हाथ घुमाया और एक जादुई सफेद रोशनी निकालकर लावण्या के उस खौफनाक प्रहार को बीच हवा में ही रोक लिया। बूम! हवा में एक भारी धमाका हुआ और ऊर्जा की लहरें धीरे धीरे शांत हो गईं। रुद्र की आंखें सिकुड़ी हुई थीं, पर उसके होठों पर अभी भी वह ढीठ और कुटिल मुस्कान मजबूती से चिपकी हुई थी। अध्याय 44, खौफनाक खुली चुनौती। सच कहा जाए तो रुद्र के पास सरेआम लावण्या के साथ फ्लर्ट करने और उसे छेड़ने की इतनी हिम्मत इसलिए आई थी क्योंकि उसने सुहानी के स्वभाव पर एक बहुत बड़ा दांव खेला था। लेकिन अगर उसका ये दांव गलत पड़ जाता तो लावण्या के उस खौफनाक प्रहार से वह अब तक या तो खून की उल्टियां कर रहा होता या फिर सीधा यमराज के पास पहुंच चुका होता। खुशकिस्मती से उसका अंदाजा एकदम सही निकला। हालांकि इस घटना ने रुद्र के दिमाग में एक और गहरी उलझन पैदा कर दी थी। आखिर सुहानी बार बार उसे मौत के मुंह से क्यों बचा रही थी? इसके पीछे आखिर क्या राज था? उसने आज से पहले कभी आत्मखड्ग अकादमी के किसी इंसान से बात तक नहीं की थी और सुहानी से तो उसकी कभी कोई मुलाकात ही नहीं हुई थी।
रुद्र का दिमाग इस गुत्थी को सुलझा नहीं पा रहा था, पर एक बात तय थी कि सुहानी उसके प्रति बहुत मेहरबान थी, और फिलहाल यह उसके लिए कोई बुरी बात नहीं थी। सुहानी, तुमने मुझे क्यों रोका? लावण्या गुस्से से फुफकार रही थी। सरेआम हुई इस बदतमीजी के बाद सुहानी का बीच में आना उसे और भी ज्यादा खटक रहा था। सुहानी ने अपनी भौहें सिकोड़ी और एक लंबी आह भरी, उसकी आंखों में भी गुस्से की एक हल्की सी लकीर थी। रुद्र ने अपनी हदें पार कर दी थीं। एक मामूली नौजवान होकर लावण्या जैसी महाशक्ति को सरेआम रोस्ट करना और छेड़ना, ये सच में बहुत ज्यादा था। सुहानी जानती थी कि लावण्या का गर्म मिजाज पूरी आत्मा खड्ग अकादमी में मशहूर है। ये सिर्फ उसके पैदाइशी घमंड के कारण नहीं था, बल्कि उसके पीछे खड़े उसके विशाल और खौफनाक खानदान की ताकत के कारण भी था। जो भी लावण्या से पंगा लेता था, उसका हश्र बहुत बुरा होता था। लावण्या, खुद को शांत करो। माना कि रुद्र की बातों में तमीज नहीं थी, पर उसने जो कहा वो काफी हद तक सच ही तो है। सुहानी ने ध्वनि संचरण टेलीपैथी से उसे समझाने की कोशिश की। क्या सुहानी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम एक बाहरी सड़क छाप लड़के का पक्ष लेकर मुझे नीचा दिखा रही हो। लावण्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने झल्लाते हुए सुहानी का टेलीपैथिक कनेक्शन बीच में ही काट दिया। सुहानी ने हल्की सी खांसी की, लावण्या की ओर देखकर आंख मारी और बेहद इत्मीनान से बोली, लावण्या, क्या तुम अपने इस खौफनाक और गर्म मिजाज के बारे में खुद नहीं जानती? क्या रुद्र की उस बात में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं थी? यह सुनकर लावण्या का चेहरा शर्म से और लाल हो गया, पर इस हाई क्लास महारानी का गुस्सा इतनी आसानी से शांत होने वाला नहीं था। एक छोटे से देहाती शहर का मामूली लड़का, उसकी इतनी जुर्रत कि वह सरेआम मेरे चरित्र पर उंगली उठाए और मुझे छेड़े। मैं इसे सबक सिखाकर ही रहूंगी। तुम मुझे मत रोकना, लावण्या ने दांत पीसते हुए कहा और उसका दाहिना हाथ फिर से एक खौफनाक प्रहार करने के लिए उठ गया। सुहानी पलक झपकते ही रुद्र के ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। ऐसा लग रहा था मानो सुहानी लावण्या को किसी भी कीमत पर अपनी मनमानी नहीं करने देगी। माहौल बहुत तनावपूर्ण हो चुका था। रुद्र राठौर, तुम्हारी बातों ने हर हद पार कर दी है। जल्दी से महान दूत लावण्या से माफी मांगो। सुहानी ने रुद्र को घूरते हुए चुपके से अपनी आंख के कोने से इशारा किया, उसका दिल भी जोरों से धड़क रहा था। रुद्र ने एक गहरी सांस ली। सुहानी की उन हसीन और रहस्यमयी आंखों का जादू अभी भी उसके दिमाग में घूम रहा था। ठीक है, रुद्र ने एक आह भरी और धीरे से अपना सिर हिलाया। महान दूत लावण्या, मैंने अभी जो कुछ भी कहा वह यकीनन बहुत गलत था, पर सच कहूं तो आपके इस बेइंतहा और कातिलाना हुस्न को देखकर मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया और मेरे मुंह से वो सब निकल गया। कृपया मेरी इस गुस्ताखी को माफ कर दीजिए। अगर आप अभी भी संतुष्ट नहीं हैं, तो जब मैं आत्मा खड्ग अकादमी पहुंचूंगा, तब आपके सामने झुककर सच्चे दिल से माफी मांग लूंगा। रुद्र ने अपने चेहरे पर एक बेहद ढीठ और कुटिल मुस्कान चिपकाते हुए लावण्या से ईमानदारी से माफी मांगी। लेकिन लावण्या की नजरों में रुद्र की वह मुस्कान अभी भी बहुत छिछोरी और बनावटी लग रही थी। भले ही लावण्या अपने बेमिसाल हुस्न पर बहुत घमंड करती थी, पर उसके खौफनाक रुतबे और ताकत के कारण आज तक किसी भी मर्द की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वह सरेआम उसके हुस्न की इस तरह तारीफ या छेड़खानी कर सके। गुस्से और शर्म के अलावा लावण्या के दिल के किसी कोने में एक बहुत ही अजीब और गुदगुदाने वाला एहसास भी पैदा हो गया था। पर आखिरकार रुद्र था तो एक मामूली नौजवान ही। लावण्या जैसी महारानी के लिए उसकी कोई खास अहमियत नहीं थी, इसलिए अपनी झेप मिटाने के अलावा लावण्या ने कोई बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं दिया। क्या तुझे लगता है कि अपनी इस चिकनी चुपड़ी और लफंगो वाली बातों से तू आत्मा खड्ग अकादमी में चुना जाएगा? मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद कर। लावण्या ने एक खूंखार एक्सप्रेशन देते हुए रुद्र पर चिल्लाए, पर उसके गालों की वह शर्म भरी लाली अब धीरे धीरे कम हो रही थी। सुहानी लावण्या के मिजाज को सबसे अच्छी तरह समझती थी। वह जानती थी कि लावण्या भले ही मुंह से आग उगल रही है, पर अंदर ही अंदर उसका गुस्सा अब ठंडा हो चुका है। ही ठीक है, चूंकि रुद्र ने अब अपनी गलती मान ली है और माफी भी मांग ली है, तो इस बात को यही खत्म करते हैं। सुहानी ने बीच बचाव करते हुए कहा, नहीं, मैं इस कमीने को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती। लावण्या ने अपनी आंखें घुमाई। उसने रुद्र को अपने तरीके से टॉर्चर करने का एक नया खेल सोच लिया था। सुहानी ने अपनी भौहें सिकोड़ी और पूछा,
नियमों के हिसाब से रुद्र अब सभी परीक्षणों में पास हो चुका है। लावण्या, अब तुम और क्या बखेड़ा खड़ा करना चाहती हो? लावण्या की आंखों में एक शैतानी चमक आई। उसने रुद्र को घूरा और उसके होठों पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। खैर, परीक्षण तो अब खत्म हो ही चुके हैं। मैं एक नया और आखिरी दांव खेलती हूँ। तुम में से जो भी लड़का इस रुद्र राठौर को अखाड़े में हरा देगा, मैं उसे तुरंत अपना खास शिष्य, डायरेक्ट डिसाइपल बना लूंगी। लावण्या का ये खुला ऑफर सुनते ही वहां मौजूद सभी नौजवान लड़कों के चेहरों पर एक खौफनाक लालच और जोश की लहर दौड़ गई। वे सब खून के प्यासे भेड़िए की तरह रुद्र पर झपटने के लिए बेकरार हो उठे। यह ठीक है। सुहानी ने हताश होकर अपना सिर हिलाया और एक आह भरी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लावण्या ये फालतू का तमाशा क्यों कर रही है। सुहानी को अच्छी तरह पता था कि ये छपरी लड़के रुद्र के एक मुके के भी लायक नहीं है। लावण्या का ये खेल सिर्फ अपनी भड़ास निकालने और रुद्र को थोड़ी शारीरिक तकलीफ देने का एक बहाना था। उफ, इस महारानी का ये गरम मिजाज पता नहीं कब सुधरेगा। सुहानी ने मन ही मन सोचा, पर उसने लावण्या का विरोध नहीं किया। सच कहा जाए तो सुहानी खुद भी देखना चाहती थी कि रुद्र की असली लड़ने की क्षमता, कॉम्बैट पावर आखिर है कितनी खौफनाक। लावण्या के इस ऑफर ने प्रिया शर्मा की जान हलक में ला दी थी। कुछ देर पहले जब लावण्या रुद्र को अपना खास शिष्य बनने का ऑफर दे रही थी, तो प्रिया की सांसें अटक गई थी। अगर रुद्र ने हां कर दी होती, तो वह पक्का खून के आंसू रोती। उसका दिल किसी रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे हो रहा था, पर अब आखिरकार उसे राहत मिली थी। बाकी खानदानों के नौजवान योद्धाओं ने एक दूसरे को देखा और पलक झपकते ही उनके बीच एक खामोश समझौता हो गया। वे सब वैसे ही रुद्र की शक्ल से नफरत करते थे और परीक्षण के बाद उसे पीटने का प्लान बना ही रहे थे। और अब तो लावण्या ने सरेआम उन्हें ये सुनहरा मौका दे दिया था। हालांकि गौतम गाओश्वाय और लखन सिंह लिंजी को अपनी औकात अच्छी तरह पता थी। उनकी ताकत सबसे घटिया थी, इसलिए उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वे आगे आकर अपनी हड्डियां तुड़वाएं। पर बाकी सारे लड़के अपनी आस्तीनें चढ़ाने लगे। रुद्र, इस मरे हुए कचरे ने पक्का कोई काली विद्या सीखी है। ये बहुत ही नीच और चालाक है जो इसने महान दूतों की आंखों में धूल झोंक दी। पर आज मैं सरेआम इसकी सारी असलियत दुनिया के सामने लाकर रहूंगा। आदित्य राठौर का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसने तय कर लिया कि आज वह रुद्र को अपाहिज करके ही मानेगा। पिछली लड़ाई में आदित्य को लगा था कि उसने रुद्र को कमजोर समझकर ढिलाई बरती थी, जिसकी वजह से वह हार गया था। पर इस बार वह अपनी पूरी प्रलयनकारी ताकत लगाकर रुद्र को कुचलने वाला था। एक योद्धा की असली ताकत सिर्फ उसके वजन पावर से नहीं नापी जाती। ताकत के अलावा सबसे खौफनाक चीज होती है उसकी युद्ध कला, मार्शल आर्ट्स टेक्निक। आदित्य को पूरा यकीन था कि अपने पिता भैरव से बेहतरीन ट्रेनिंग मिलने के बाद वह रुद्र से कभी नहीं हार सकता। और वह इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं कर पा रहा था कि रुद्र सच में आत्मनिर्माण के 5वें चरण पर पहुंच चुका है। ये कमीना कचरा, इसकी इतनी हिम्मत कि इसने मेरी गुरु माता और मेरे रिश्ते के बीच जहर घोलने की कोशिश की। मैं भी इसे इसकी असली औकात याद दिलाऊंगी। प्रिया शर्मा की आंखों से खूनी दरिंदगी छलक रही थी। पहले तुम लोग जाओ, मैं आखिरी दांव खेलूंगा। इस छोटे जानवर का घमंड बहुत बढ़ गया है। आज मैं इसकी रही सही शक्तियां छीनकर इसे हमेशा के लिए अपाहिज कर दूंगा। छोटे मुखिया विक्रम राठौर ने एक बर्फीली हंसी हंसी। उसकी आंखों में मौत की चमक थी। राठौर परिवार के लड़कों की इस बगावत ने बाकी खानदानों के लड़कों का हौसला भी बढ़ा दिया था। तो इसका मतलब इस कमीने ने सच में धोखा किया है। बहुत खूब, अगर मैं इसे हरा दूं, तो मैं सीधा महान दूत लावण्या का खास शिष्य बन जाऊंगा। मैं ये सुनहरा मौका किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाला। सूर्य प्रताप भाई, तुम भी इस मौके को हाथ से मत जाने देना। देवव्रत सिंह ने एक घमंडी और कुटिल मुस्कान के साथ कहा। बिल्कुल, मैं इस शिकार को किसी और के हाथ नहीं लगने दूंगा। गौरव गौड़ की आंखों में लालच की आग जल रही थी। वह बाकियों से कहीं ज्यादा लावण्या का शिष्य बनना चाहता था। ये सिर्फ लावण्या के बेइंतहा हुस्न के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए भी था क्योंकि गौरव की युद्ध प्रतिभा 7वां दर्जा बाकियों से थोड़ी कम थी। अगर वह लावण्या का खास शिष्य बन गया, तो अकादमी में उसे बेहतरीन ट्रेनिंग और जादुई खजाने मिलेंगे। महान दूत, मैं रुद्र राठौर को चुनौती देना चाहता हूं। मैं भी इस कचरे को चुनौती दूंगा। और मैं भी। पलक झपकते ही आदित्य, विक्रम, गौरव, सूर्य प्रताप और देवव्रत सबके सब सरेआम अखाड़े में कूद पड़े।
यहाँ तक कि प्रिया शर्मा ने भी रुद्र से लड़ने की इजाजत मांग ली। प्रिया, तुम तो पहले से ही मेरी शिष्या बन चुकी हो, फिर तुम्हें इससे लड़ने की क्या जरूरत है? लावण्या ने अपनी भौहें सिकोड़ी और प्रिया को आंख मारकर पीछे हटने का इशारा किया। पर बेवकूफ प्रिया लावण्या का ये गहरा इशारा समझ ही नहीं पाई। उसने घमंड से अपना सिर हिलाया और एक कुटिल हंसी के साथ बोली, इस कचरे ने एक बार मुझे घायल किया था, इस बार मैं इससे अपना सारा बदला ब्याज समेत वसूल करूंगी। आज मैं पूरी दुनिया को दिखा दूंगी कि रुद्र राठौर सिर्फ एक सड़ा हुआ कचरा है और कुछ नहीं। दोस्तों माफ कीजिएगा, मुझे बीच में टोकने के लिए खेद है। मैं एक नया और मजेदार ट्रेंड शुरू कर रहा हूं और इसमें सबसे बड़ा रोल आपका होगा। जो भी ऑडियंस ट्विस्ट से भरी, सस्पेंस वाली, रोमांस, एक्शन या फैंटेसी वेब नॉवेल्स पसंद करती है, अब समय आ गया है कि आप अपनी पसंद खुद चुनें। आपको कैसी कहानी पसंद है? जबरदस्त रिवेंज स्टोरी, अमीर गरीब वाला रोमांस, पावरफुल हीरो और सिस्टम वाली कहानी, या फिर माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट से भरी कहानी? जिस भी वेब नॉवेल का नाम या प्लॉट आपको सबसे ज्यादा पसंद हो, उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगली वेब नॉवेल आपकी पसंद के अनुसार बनाई जाएगी, मतलब आप कमेंट करेंगे और मैं उसी पर स्टोरी बनाऊंगा। और हाँ दोस्तों, मुझे इमोजी डालने का थोड़ा शौक है, इसलिए अगर वॉइस के बीच में इमोजी आ जाए तो उसे इग्नोर कर देना। बाकी सारी कहानियां काल्पनिक हैं और सिर्फ मनोरंजन के लिए है, तो जल्दी से कमेंट करो और अपनी पसंद बताओ। अध्याय 45, रहस्यमयी काले हत्यारे और एक मूके का खेल। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। लावण्या की खूबसूरत आंखें हल्की सी फड़की, उसने अपना सिर हिलाया और एक ठंडी आह भरते हुए कहा। अखाड़ा तुरंत खाली कर दिया गया और सभी लड़के लड़ाई की तैयारी करने लगे। वीआईपी स्टैंड पर बैठे सभी खानदानों के मुखिया और बुजुर्ग इस तमाशे का लुत्फ उठाने के लिए बेकरार थे। उन्हें लग रहा था कि भले ही बाकी लड़के रुद्र राठौर के सामने न टिक पाएं, पर छोटे मुखिया विक्रम राठौर तो उसे पक्का धूल चटा देगा। इसलिए रुद्र की सरेआम बेइज्जती तो तय थी। वे अभी भी यह मानने को तैयार नहीं थे कि रुद्र सच में इतना ताकतवर है। उनका घमंड उन्हें यही समझा रहा था कि सुहानी की मेहरबानी से ही वह पहले राउंड में बच निकला, वरना वह कब का बाहर हो चुका होता। बहुत खूब, इस लड़ाई से साबित हो जाएगा कि हमारी पारखी नजर एकदम सही थी। कचरा आखिरकार कचरा ही रहता है। सुहानी दूध भले ही इसे कितना भी बचा लें, पर आज इसकी पोल खुल ही जाएगी। बड़े बुजुर्ग भैरव राठौर के चेहरे पर एक कुटिल और नीच मुस्कान छा गई। और हाँ, इस कचरे को कुचलने के बाद मेरा बेटा विक्रम पूरे तेजपुर शहर का निर्विवाद रूप से सबसे बड़ा जीनियस बन जाएगा। मुखिया वीरेंद्र राठौर ने घमंड से सिर हिलाते हुए कहा। ठीक उसी वक्त जब अखाड़े में चुनौती की तैयारी चल रही थी, चौक के एक अंधेरे कोने में अचानक 3 काले लिबास वाले रहस्यमयी लोग प्रकट हुए। उनके चेहरे लबादे क्लोक्स के हुड के नीचे गहरे अंधेरे में छिपे थे, जिससे उन्हें पहचानना नामुमकिन था। लेकिन उन तीनों के शरीर से किसी खूंखार जानवर जैसी खौफनाक और जानलेवा ऊर्जा रिस रही थी। देखा तुमने, वही है वो लड़का। उनके लीडर ने अखाड़े पर खड़े रुद्र की तरफ अपनी उंगली उठाए, उसकी आंखों में एक बर्फीली चमक थी। तो यही है वो रुद्र राठौर, महज आत्मनिर्माण के स्तर का एक मामूली कीड़ा। क्या सच में इसे मारने के लिए हमारे जैसे लोगों की जरूरत थी? बाकी दोनों हत्यारों की आवाज में घोर तिरस्कार था। तुम्हें जो काम सौंपा गया है, बस वो करो। फालतू बकवास क्यों कर रहे हो? लीडर ने ठंडी आवाज में डांटा। मुझे बस इस बात की हैरानी है कि एक से ज्यादा लोग इस कीड़े की जान के प्यासे हैं। ऐसा मौका कम ही देखने को मिलता है। लीडर ने अपनी आंखें सिकोड़ी। इस लड़के का कालप्रेत यमदूतों, ब्लैक और व्हाइट श्वैंगशा के हमले से जिंदा बच निकलना ही साबित करता है कि यह कोई मामूली कीड़ा नहीं है। भले ही तुम लोग कितने भी ताकतवर हो, पर इसे हल्के में लेने की भूल मत करना। और मत भूलो कि यहाँ आत्मा खड्ग अकादमी की 2 महान दूतें भी मौजूद हैं। हो, ऐसा तो नहीं है कि हमने आत्मा खड्ग अकादमी के लोगों को पहले कभी मारा नहीं है। अगर उन दूतों ने बीच में टांग अड़ाई तो मैं उन्हें भी चीर दूंगा। एक हत्यारे ने खूंखार हंसी के साथ कहा। इतनी बड़ी बड़ी डिंगे मत हाँक। अकादमी की दूतों से निपटना कोई बच्चों का खेल नहीं है। हमारा काम सिर्फ इस लड़के को मारना है, फालतू का बखेड़ा खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। बॉस, इसका काम तमाम करने के बाद क्या हमें राठौर खानदान पर भी हमला करना चाहिए? भले ही वो कालप्रेत यमदूत हमारे कोई सगे नहीं थे, पर हमारी बिरादरी के लोगों की मौत ऐसे ही बेकार नहीं जानी चाहिए। आइडिया बुरा नहीं है। अगर राठौर खानदान ने कोई भी चू चपड़ की, तो हम पूरे खानदान का नामो निशान मिटा देंगे। लीडर ने खौफनाक इरादे के साथ कहा।
बॉस की जय हो। ही। दोनों काले हत्यारों ने एक खौफनाक और शैतानी हंसी हंसी और भीड़ में छिपते हुए खामोशी से अखाड़े की ओर सरकने लगे। इधर अखाड़े पर सुहानी ने माया पाषाण और प्रकंपन ढोल को वापस अपनी जादुई अंगूठी में रख लिया था। विशाल अखाड़ा अब एकदम खाली था और सब रुद्र को पीटने के लिए बेकरार थे। रुद्र, हम तुझे झुंड में मारकर कोई नाइंसाफी नहीं करना चाहते। जिसे भी पहले इस कचरे से लड़ना है वो आगे आ जाए। विक्रम राठौर ने किसी डॉन की तरह अपने आसपास खड़े लड़कों की ओर इशारा करते हुए घमंड से कहा। रुद्र ने हल्का सा माथा सिकोड़ा, सामने खड़े उन तोपचियों को देखा और निराशा से अपना सिर हिलाया। फालतू में मेरा समय बर्बाद मत करो। तुम सब के सब एक साथ आ जाओ। क्या, कितनी बड़ी बदतमीजी है। घमंड की भी कोई हद होती है। क्या ये लड़का पागल हो गया है? रुद्र की यह बात सुनकर आदित्य, गौरव, सूर्य प्रताप और बाकी सब की आंखें फटी की फटी रह गईं और वे पागलों की तरह चीखने लगे। एक कचरा होकर भी ऐसा भौकाली एटीट्यूड, यह तो सच में बर्दाश्त के बाहर था। मरे हुए कचरे, सबसे पहले मैं तेरी हड्डियां तोड़ूंगा। आदित्य राठौर जिंग युआन इस सुनहरे मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। उसने एक खौफनाक चीख मारी और आगे बढ़ गया। रुद्र ने तिरस्कार से सिर हिलाया और एक कुटिल मुस्कान के साथ बोला, आदित्य तू बहुत पछताएगा। पछताएगा तो तू, आदित्य ने अपनी आंखें फाड़कर बर्फीली आवाज में कहा। अरे जरा अपना चेहरा तो देख। मेरे जूते की पिछली चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है और तू फिर से अपनी हड्डियां तुड़वाने आ गया। रुद्र ने अपनी भौहें नचाते हुए सरेआम आदित्य की बेइज्जती कर दी। कमीने कचरे, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आदित्य के सब्र का बांध टूट गया और वह एक खौफनाक दहाड़ के साथ रुद्र पर टूट पड़ा। पिछली लड़ाई में उसने बहुत बुरी मार खाई थी। इस बार वह कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहता था। उसने आते ही अपना ब्रह्मास्त्र निकाल लिया। आदित्य किसी खूंखार बाघ की तरह लपका। उसने अपनी 7वें दर्जे की सर्प शक्ति स्पिरिट स्नेक को उसकी आखिरी सीमा तक निचोड़ दिया और आत्मनिर्माण के तीसरे चरण की पूरी ताकत का महाविस्फोट कर दिया। कचरे, सीधे नरक में जा। आदित्य की दहाड़ किसी बिजली के कड़कने जैसी थी। पलक झपकते ही एक बेहद विशाल और खौफनाक खूनी सांप की परछाई हवा में प्रकट हुई और चीखते हुए रुद्र को डसने के लिए आगे बढ़ी। बाप रे, आदित्य इतना खौफनाक है। 7वें दर्जे की रक्त शक्ति और 7वें दर्जे की प्रतिभा, जाहिर है उसकी ताकत प्रलयनकारी ही होगी। आदित्य के इस खौफनाक हमले को देखकर पूरी भीड़ चिल्ला उठी। सबको लगने लगा था कि अब रुद्र के शरीर के चिथड़े उड़ने वाले हैं। क्या बस इतना सा ही दम है? पिछली बार से तो तूने कुछ भी नहीं उखाड़ा। रुद्र ने हंसते हुए सिर हिलाया। उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी भींची और उस खूनी सांप का स्वागत करने के लिए सीधे अपना मुख का दाग दिया। उसने अपनी रक्त शक्ति का एक कतरा भी इस्तेमाल नहीं किया था। वह सिर्फ अपने फौलादी शरीर की ताकत से उस जादुई खूनी सांप पर प्रहार कर रहा था। पिछली बार भी उसने आदित्य को हराया था और इस बार तो दोनों की ताकत का अंतर और भी ज्यादा खौफनाक हो चुका था। हिसस, रुद्र का विशाल मुक्का एक कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ उस खूनी सांप के माथे पर जा टकराया। बूम, एक भयानक धमाका हुआ। वह खूनी सांप दर्द से चीख उठा। उसके शरीर की जादुई आग बुरी तरह फड़फड़ाई और पलक झपकते ही उस विशाल सांप के पूरे शरीर पर मकड़ी के जाले जैसी दरारें पड़ गईं। खून जैसी लाल ऊर्जा हवा में बिखरने लगी। ये लाल रोशनी आदित्य की अपनी रक्त शक्ति की ऊर्जा थी। जैसे ही यह ऊर्जा टूटी, आदित्य का स्तर तेजी से गिरने लगा और उसकी आंखों में एक खौफनाक दहशत छा गई। मैंने कहा था ना, तू बहुत पछताएगा। रुद्र ने एक बर्फीली हंसी हंसी। उसने अपना दाहिना पैर हवा में घुमाया और सीधा आदित्य के उसी घायल चेहरे पर एक जोरदार लात रसीद कर दी। धड़ाम, आदित्य के मुंह से खून का फव्वारा छूटा। वह दर्दनाक चीख मारते हुए हवा में उड़ा और अखाड़े के फर्श पर धड़ाम से जा गिरा। सिर्फ एक वार और खेल खत्म। रुद्र के इस प्रलयनकारी प्रदर्शन ने अखाड़े पर खड़े बाकी तोपचियों की बोलती बंद कर दी। पूरा तेजपुर चौक शमशान की तरह खामोश हो गया। कुछ देर बाद जब भीड़ होश में आई तो अचरज और चीखों का ज्वालामुखी फट पड़ा। लेकिन चौक के उस अंधेरे कोने में खड़े उन दो रहस्यमयी काले हत्यारों ने तिरस्कार से एक ठंडी हंसी हंसी। हो, तेजपुर शहर के ये योद्धा सच में कुएं के मेढक हैं। क्या ये भी कोई बहुत बड़ी चाल थी? अरे छोड़ना, इन गंवारों ने आज तक किसी असली योद्धा को देखा ही कहाँ है। इधर वीआईपी स्टैंड पर नहीं, ये नामुमकिन है।
बड़े बुजुर्ग भैरव राठौर से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। वह पागलों की तरह दौड़कर अखाड़े में आया और उसने हड़बड़ाहट में अपने अधमरे बेटे आदित्य के मुंह में कई सारी कीमती वटियां पिल्स ठूंस दी। रुद्र राठौर, आज नहीं तो कल मुझे तेरा ये सारा हिसाब ब्याज समेत चुकता करना ही पड़ेगा। भैरव ने रुद्र को एक बेहद जहरीली और खूनी नजर से घूरा। मैदान में जो हारता है उसे अपनी हार कबूल करनी चाहिए। ताकत की लड़ाई थी, हार गया तो हार गया। इसमें इतनी फालतू की बकवास करने की क्या जरूरत है। रुद्र ने तिरस्कार से अपना सिर हिलाया और एक ठंडी हंसी हंसी। आदित्य की इस खौफनाक और शर्मनाक हार ने बाकी लड़कों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ा दी थी। कुछ पल के लिए किसी की भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। तभी सिंह खानदान का सूर्य प्रताप सिंह लिनजोंग सीना ताने आगे आया और उसने चुनौती दे डाली। रुद्र, इतना हवा में मत उड़, अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा। मैंने पहले ही कहा था कि तुम सब एक साथ आ जाओ, पर अगर तुम्हें एक एक करके ही अपनी हड्डियां तुड़वाने का शौक है तो मैं क्या कर सकता हूं। आ जा। रुद्र ने अपना सिर हिलाया और बेहद इत्मीनान से सूर्य प्रताप की ओर बढ़ गया। अध्याय 46 धूल चटा दी। घमंडी कीड़े। सूर्य प्रताप सिंह ने एक खौफनाक गर्जना की और किसी भयंकर आंधी की तरह आगे बढ़ा। उसका स्तर आत्मनिर्माण का चौथा चरण था और उसकी ताकत 20,000 किलोग्राम थी। वह आदित्य राठौर से पूरे एक स्तर ऊपर था। उसे लगा कि रुद्र को सबक सिखाना उसके बाएं हाथ का खेल है। सूर्य प्रताप ने अपनी 7वें दर्जे की मध्यम प्रचंड पवन गले रक्त शक्ति को पूरी रफ्तार से दौड़ाया। उसके शरीर के चारों ओर एक प्रलयनकारी बवंडर उठ खड़ा हुआ और वह सीधा रुद्र की तरफ लपका। हवा का वह खौफनाक बवंडर जहां से भी गुजर रहा था, अखाड़े के मजबूत पत्थर कड़कड़ाकर टूट रहे थे और उनमें गहरी दरारें पड़ रही थी। ये नजारा सच में रूह कंपा देने वाला था। प्रचंड पवन की रक्त शक्ति यकीनन बेमिसाल है, पर तेरी महज 20,000 किलो की ताकत इस महान शक्ति का पूरा जलवा कभी नहीं दिखा सकती। रुद्र ने अपना सिर हिलाया और एक ठंडी हंसी के साथ बिना हिचकिचाए उसका स्वागत करने आगे बढ़ा। रुद्र ने अपना दाहिना हाथ घुमाया और हवा को चीरते हुए एक खौफनाक मुक्का दागा। उसकी मुट्ठी एक बर्फीली आभा के साथ उस प्रलयनकारी बवंडर से जा टकराए। फट! हवा का वह खूंखार बवंडर किसी कागज की तरह आसानी से फट गया। रुद्र का मुक्का बिना रुके सीधा आगे बढ़ा और पलक झपकते ही सूर्य प्रताप के सीने पर जा लगा। बूम! एक भारी और गूंजता हुआ धमाका हुआ। हवा का वह बवंडर पलक झपकते ही बिना कोई नामोनिशान छोड़े गायब हो गया। सूर्य प्रताप दर्द से चीखता हुआ हवा में पीछे की ओर उड़ा और अखाड़े पर धड़ाम से जा गिरा। बाप रे, ये कैसे मुमकिन है? सिंह खानदान के लोग चीख पड़े। बाकी खानदानों की भी हवा टाइट हो गई थी। आत्मनिर्माण के चौथे चरण पर बैठे 20,000 किलो की ताकत वाले सूर्य प्रताप को सिर्फ एक मुक्के में ढेर कर दिया। क्या रुद्र ने कोई चालाकी की, या क्या सच में उसके पास इतनी प्रलयनकारी ताकत है? हर कोई एक दूसरे का मुंह ताक रहा था। ये सब किसी डरावने सपने जैसा लग रहा था। अपनी मुट्ठी को देखते हुए रुद्र ने सिर हिलाया और कुटिलता से मुस्कुराया। वह एकदम बेपरवाह लग रहा था। उसने तो अभी अपने फौलादी शरीर की पूरी ताकत का इस्तेमाल तक नहीं किया था। सूर्य प्रताप को हराना उसके लिए बच्चों का खेल था। ये कैसे हो सकता है? इसने आदित्य और सूर्य प्रताप दोनों को एक के बाद एक हरा दिया, और वो भी सिर्फ एक वार में। देवव्रत सिंह और गौरव गौड़ के चेहरों का रंग उड़ चुका था। हमेशा शांत रहने वाला यश वर्मा भी गहरे सदमे में था। वे सब एक दूसरे को देख रहे थे। कुछ पल के लिए किसी की भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। यहां तक कि घमंडी प्रिया शर्मा की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी और वह डर के मारे पीछे खिसकने लगी थी। क्या तुम सब डर गए? सच में तुम सब कायरों और कचरों की फौज हो? छोटे मुखिया विक्रम राठौर की आंखों में तिरस्कार था और उसने कड़क आवाज में डांटा। अभी कुछ देर पहले ये सब रुद्र को पीटने की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, और अब इनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। विक्रम को इन कीड़ों से घोर निराशा हुई। प्रिया शर्मा ने जबरदस्ती अपनी हिम्मत जुटाई और चीखी, हम इससे क्यों डरे? चलो सब एक साथ मिलकर हमला करते हैं। मुझे यकीन नहीं होता कि हम सब मिलकर भी इसे नहीं हरा सकते। हाँ, एक साथ हमला करो। बहुत उड़ रहा है ना? अब इसको इसकी असली औकात दिखाते हैं। प्रिया शर्मा, गौरव गौड़, देवव्रत सिंह और यश वर्मा एक साथ हवा में उछले और उन्होंने रुद्र को चारों तरफ से घेर लिया। यही तो मैं कब से कह रहा था कि एक साथ आ जाओ, पर तुम गधों को अपना समय बर्बाद करने का शौक है।
अब अक्ल आई। रुद्र ने हंसते हुए सिर हिलाया। बकवास बंद कर, आज हम तेरा सारा घमंड तोड़कर रख देंगे। रुद्र, ये तूने खुद चुना है, अब हम पर आरोप मत लगाना कि हम झुंड में मार रहे हैं। मारो साले को, प्रिया शर्मा ने चीखते हुए आदेश दिया और चारों ने एक साथ रुद्र पर अपना सबसे खौफनाक प्रहार कर दिया। प्रिया के पूरे शरीर से एक चुंदिया देने वाली पीली रोशनी निकली और एक विशाल पीत गरुड़ अपने बड़े पंख और नुकीले पंजे फैलाए रुद्र की तरफ झपटा। गौरव गौड़ के शरीर से चांदी जैसी तेज रोशनी फूटी और एक खूंखार रजत वृक्ष सिल्वर वुल्फ दहाड़ता हुआ रुद्र पर टूट पड़ा। देवव्रत ने हवा में एक विशाल लाल आग का गोला फेंका जो भयानक गर्मी के साथ आगे बढ़ा। यश वर्मा ने अपना दाहिना मुख का हवा में दागा और हवा को चीरते हुए एक आधा फुट लंबा चमकता हुआ जादुई भाला रुद्र के सीने को छलनी करने के लिए निकल पड़ा। इन चारों ने मिलकर अखाड़े पर मौत का एक ऐसा प्रलयनकारी जाल बिछा दिया था जिसे देखकर खुद विक्रम राठौर ने भी माथा सिकोड़ा। उसकी आंखों में भी एक पल के लिए खौफ की चमक आ गई। अगर विक्रम को भी इस चौतरफा हमले का सामना करना पड़ता तो उसके लिए भी बिना भारी चोट खाए बचना नामुमकिन था। रुद्र, अब मैं भी देखता हूं कि तू इस चक्रव्यूह से कैसे जिंदा बचता है। विक्रम ने एक कुटिल हंसी हंसी। वह अपने गुरूर में चूर था और इतनी नीची हरकत झुंड में मारना में शामिल नहीं होना चाहता था। रुद्र ने एक ठंडी हंसी हंसी और उसकी आंखों में बिजली सी कौंधी। उन चारों के संयुक्त हमले को अपनी तरफ आते देख उसने एक खौफनाक दहाड़ मारी और एक तेज आंधी की तरह उन पर टूट पड़ा। रुद्र, अब तू बच नहीं सकता। भागने का समय खत्म हुआ। तूने खुद मौत को दावत दी है। अब तेरे इस घमंड का आखिरी अंत होगा। चारों पागलों की तरह चीख रहे थे, मानो शिकार उनके जाल में फंस चुका हो। अब उन्हें महान दूत लावण्या का शिष्य बनने से ज्यादा रुद्र को कुचलने और अपनी इज्जत बचाने की फिक्र थी। अगर वे सब मिलकर भी रुद्र को हरा दें, तब भी वे सीना तानकर चलने लायक तो रहेंगे ही। यश वर्मा का जादुई भाला सबसे तेज था और वह बस रुद्र के सीने में घुसने ही वाला था। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस तरह मुझे हरा सकते हो? कितने बड़े बेवकूफ हो तुम लोग। रुद्र ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए अपना दाहिना मुख का बिजली की रफ्तार से दागा। बूम, एक भारी धमाके के साथ वह चांदी का जादुई भाला चकनाचूर हो गया और यश वर्मा दर्दनाक चीख मारता हुआ हवा में उड़ गया। उसी पल रुद्र के बाएं मुंह ने रजत वृक्ष के माथे पर सीधा प्रहार किया। वह खूंखार परछाई एक ही झटके में चकनाचूर होकर वापस गौरव गौड़ के शरीर में समा गई और गौरव कई फीट दूर जा गिरा। ठीक उसी वक्त रुद्र हवा में उछला और उसने अपने दोनों पैर हवा में एक भयंकर तूफान की तरह घुमा दिए। धड़ाम धड़ाम, दो भारी धमाके हुए। पहले देवव्रत की आग की लपटें बुझी और फिर प्रिया शर्मा के पीत गरुड़ के परखच्चे उड़ गए। वे दोनों एक साथ चीखते हुए हवा में उड़े और अखाड़े के फर्श पर मुंह के बल जा गिरे। ये सब पलक झपकते ही हो गया। रुद्र की रफ्तार इतनी अकल्पनीय थी कि उसने मानो एक ही वार में चारों दुश्मनों को धूल चटा दी थी। इस प्रलयनकारी नजारे ने पूरे तेजपुर चौक को सदमे में डाल दिया। वीआईपी स्टैंड पर बैठे सभी खानदानों के मुखिया और बुजुर्गों के चेहरों का रंग उड़ चुका था। वे बुत बनकर पत्थर के हो गए थे। रुद्र ने हताश होकर एक आह भरी। उसने जमीन पर पड़े उन चारों जीनियसों को एक बर्फीली नजर से देखा और कहा, अगर तुम लोगों ने शुरुआत में ही एक साथ हमला किया होता तो शायद कुछ सेकंड और टिक जाते। तुम सब मुझे दिन रात कचरा कहते थे, पर अब तुम्हारी औकात तो एक सड़े हुए कचरे से भी बदतर हो गई है। उफ, ये लड़के तो बहुत ही कमजोर हैं। पकाओ, एकदम पकाओ। लावण्या ने माथा सिकोड़ते हुए बोरियत से कहा। वह चाहती थी कि ये लड़के रुद्र के लिए कोई बड़ी मुसीबत खड़ी करें, पर ये तो ताश के पत्तों की तरह ढह गए। गुरु माता, मेरा बदला लीजिए। प्रिया शर्मा ने जमीन पर घिसटते हुए रो रोकर लावण्या से गुहार लगाई। लड़ाई झगड़े में तो कमजोर हमेशा हारता ही है। मेरे पास बहुत से शिष्य हैं, अगर वे सब तेरी तरह पिटकर मेरे पास रोने आएंगे तो क्या मैं सबकी लड़ाई लड़ने जाऊंगी? लावण्या ने एक ठंडी हंसी के साथ मुंह फेर लिया। उसके जैसी महाशक्ति एक मामूली शिष्य के इशारों पर कैसे नाच सकती थी? ये सुनकर प्रिया का चेहरा पीला पड़ गया। उसे घोर बेइज्जती महसूस हुई। उसने रुद्र को एक बेहद जहरीली और खूनी नजर से घूरा। सुहानी ने अपने होठों पर हाथ रखकर अपनी हंसी दबाए और इत्मीनान से बोली, ठीक है लावण्या, क्या अब तुम्हारे दिल को तसल्ली मिल गई? अरे यार, इन गधों को अपनी औकात का अंदाजा ही नहीं है। मैं तो बस इनकी गलतफहमी दूर कर रही थी।
अच्छा है कि इन्हें यही अपनी असलियत पता चल गई। अगर ये इसी गुरूर के साथ आत्मा खड्गर अकादमी में आते तो कब कुत्तों की मौत मारे जाते पता भी नहीं चलता। लावण्या ने सिर हिलाते हुए ताना मारा। छोटे मुखिया, जल्दी जाए और इस घमंडी कचरे को इसकी औकात याद दिलाए। आदित्य राठौर का दिल नफरत से जल रहा था और उसकी आंखों में खून उतर आया था। छोटे मुखिया विक्रम, रुद्र का घमंड 7वें आसमान पर है, अब सिर्फ आप ही हमारा बदला ले सकते हैं। प्रिया शर्मा ने अपना रोता हुआ और लाचार चेहरा बनाते हुए विक्रम राठौर से गुहार लगाए। अध्याय 47, विक्रम राठौर का घमंड चूर चूर। अखाड़े में खड़े बाकी सभी लड़कों की आखिरी उम्मीदें अब छोटे मुखिया विक्रम राठौर पर टिक गई थीं। अब सिर्फ वही एक ऐसा इंसान बचा था जो रुद्र को हरा सकता था और इन सब की खोई हुई इज्जत वापस ला सकता था। ठीक है, समय लगभग खत्म हो चुका है। अब आखिरी नतीजों का ऐलान करने का वक्त आ गया है। सुहानी ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। वह इस फालतू के तमाशे को और नहीं खींचना चाहती थी और सीधे चुनाव के नतीजों का ऐलान करने के लिए तैयार थी। रुकिए, विक्रम राठौर ने अपना हाथ हवा में उठाया और घमंड से आगे बढ़ा। महान दूत, मैंने तो अभी तक अपना हाथ भी नहीं आजमाया है, तो ये परीक्षा इतनी जल्दी कैसे खत्म हो सकती है? सुहानी और लावण्या ने एक दूसरे को देखा, दोनों की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। लड़ो, बिल्कुल लड़ो। लावण्या ने एक आह भरी और बेपरवाही से हाथ हिलाते हुए इजाजत दे दी। सुहानी ने भी इत्मीनान से कहा, ठीक है, पर तुम दोनों को संभल कर लड़ना होगा। अपनी हदें पार मत करना। विक्रम ने एक खौफनाक गुरूर के साथ मुस्कुराते हुए कहा, महान दूत, आप चिंता मत कीजिए। मैं इसकी बस इतनी ही सांसें बाकी छोड़ूंगा जिससे ये जिंदा रह सके। ये सुनकर रुद्र ने हताश होकर अपना सिर हिलाया और एक ठंडी हंसी के साथ बोला, दोनों महान दूत बेफिक्र रहें, मैं भी इसे सिर्फ जमीन सुनगाऊंगा, जान से नहीं मारूंगा। बदतमीज, क्या तुझे लगता है कि सिर्फ जबरदस्ती की ताकत ही सब कुछ होती है? असली ताकत युद्ध के अनुभव, एक्चुअल कॉम्बैट से निखरती है। मेरे युद्ध अनुभव के सामने तेरी कोई औकात नहीं है। विक्रम ने कड़कती आवाज में डांटा। बकवास बंद कर, मैं भी तो देखूं कि तेरे युद्ध के अनुभव ने तुझे कितना बड़ा तोपची बना दिया है। चल कर अपना वार। रुद्र ने एक बर्फीली हंसी हंसी, उसे विक्रम की बातों से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तुझे अपने इस घमंड की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। विक्रम राठौर ने एक खौफनाक गर्जना की और उसके शरीर की ऊर्जा किसी ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। बूम, हवा में आग की लपटें कौंधी और एक बेहद विशाल और खूंखार अग्निवृक्ष फायर वुल्फ की परछाई प्रकट हुई। ये परछाई कई फीट ऊंची थी और इसके शरीर से प्रलयनकारी गर्मी निकल रही थी। वाह, 7वें दर्जे की मध्यम अग्निवृक्ष शक्ति। छोटे मुखिया की ताकत सच में अकल्पनीय है। आदित्य राठौर की आंखों में आग की चमक थी, उसका दिल खुशी से नाच उठा। इस बार तो रुद्र पक्का मुंह के बल गिरेगा। प्रिया शर्मा का खूबसूरत चेहरा खुशी और लालच से खिल उठा। विक्रम भाई, इसे हमारी तरफ से भी अच्छे से कूटना। गौरव गौड़, सूर्य प्रताप सिंह और बाकी लड़के अपनी आपसी दुश्मनी भूलकर विक्रम का हौसला बढ़ाने लगे। चिंता मत करो, ऐसे कचरे से निपटना मेरे बाएं हाथ का खेल है। अब देखो मैं इसे कैसे सबक सिखाता हूँ। विक्रम ने अपना दाहिना पैर जोर से जमीन पर पटका और हवा को चीरते हुए अपना मुख का दाग दिया। हिसस, मूके की रफ्तार इतनी तेज थी कि हवा चीखने लगी। उस मूके में एक विनाशकारी ताकत छिपी थी और वह खूंखार अग्निवृक्ष दहाड़ता हुआ सीधा रुद्र को भस्म करने के लिए आगे बढ़ा। इस जानलेवा हमले को देखकर रुद्र का चेहरा थोड़ा सा गंभीर हुआ, पर बस थोड़ा सा ही। 23,000 किलोग्राम की ताकत। भले ही विक्रम ने अपनी कुछ ताकत बचा रखी हो, पर रुद्र के फौलादी शरीर के सामने ये कुछ भी नहीं था। तो चलो 7वें दर्जे की मध्यम अग्निवृक्ष शक्ति का स्वाद चख ही लेते हैं। रुद्र ने एक ठंडी हुकार भरी। उसने अपनी रक्त शक्ति का एक कतरा भी इस्तेमाल नहीं किया और सिर्फ अपने फौलादी शरीर की ताकत से उस विशाल अग्निवृक्ष की तरफ अपना दाहिना मुख का दाग दिया। क्या ये बेवकूफ मेरी जादुई रक्त शक्ति का मुकाबला अपने नंगे शरीर से कर रहा है? ये सच में अपनी मौत खुद बुला रहा है। विक्रम के होठों पर एक दरिंदगी भरी मुस्कान आ गई और उसकी आंखों में खूनी चमक तैर गई। वह आत्मनिर्माण के 5वें चरण का मास्टर था और ऊपर से उसकी खौफनाक रक्त शक्ति का जुड़ाव। ये हमला किसी भी इंसान के चिथड़े उड़ा सकता था।
भले ही रुद्र की शारीरिक ताकत उसके बराबर हो, पर बिना रक्त शक्ति के सीधे टकराना बेवकूफी की इंतहा थी। यह मौत तूने खुद चुनी है, अब मुझे दोष मत देना, विक्रम ने सोचा। उसे साक्षात रुद्र की लाश हवा में उड़ती हुई नजर आ रही थी। हिसस बूम, रुद्र का फौलादी मुक्का हवा को फाड़ता हुआ सीधा उस खूंखार अग्निवृक्ष के माथे पर जा टकराया। ओनु, वह विशालकाय और खौफनाक आग का भेड़िया, जो अभी तक मौत बनकर आ रहा था, रुद्र के मुंह से टकराते ही उसकी आवाज बदल गई। उसकी दहाड़ अचानक किसी पिटे हुए कुत्ते के रिरियाने विम्परंग जैसी आवाज में बदल गई। उस विशाल भेड़िए का शरीर बुरी तरह कांपने लगा। उसकी सारी खौफनाक ऊर्जा और गुरूर एक ही झटके में गायब हो गया, और वह किसी घायल पिल्ले की तरह दुबक गया। क्या ये कैसे हो सकता है? विक्रम की वह दरिंदगी भरी हंसी उसके होठों पर ही जम गई। उसे तुरंत एहसास हो गया कि कुछ बहुत भयानक गड़बड़ है। उसका अग्निवृक्ष न सिर्फ आगे बढ़ने में नाकाम रहा था, बल्कि अपनी सारी ताकत खोकर खौफ से कांप रहा था। नहीं, इस लड़के में कुछ तो बहुत अजीब और रहस्यमय है। विक्रम का चेहरा झटके से पीला पड़ गया। बिना एक पल गंवाए उसने तुरंत अपनी रक्त शक्ति को वापस खींच लिया। वह खूंखार अग्निवृक्ष मानो आजाद होकर एक चुंदिया देने वाली आग की लपट में बदला और वापस विक्रम के शरीर में समा गया। रुद्र, तू चाहे जो भी नीच चाले चल ले, आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। विक्रम पागलों की तरह दहाड़ा। उसकी आंखों में लड़ाई की एक खूंखार आग भड़क उठी थी। जब उसने देखा कि उसकी रक्त शक्ति काम नहीं आ रही, तो उसने अपनी सबसे घातक युद्ध कला मार्शल आर्ट्स टेक्निक का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसका शरीर हल्का सा कांपा, और वह पलक झपकते ही हवा में धुंधला हो गया। ओह, तो ये तेरी गति तकनीक, मूवमेंट स्किल है। रुद्र की आंखें चमकी और उसने तुरंत विक्रम की चाल को भांप लिया। भले ही बाकी लोगों को लग रहा था कि विक्रम हवा में गायब हो गया है और अखाड़े पर सिर्फ उसकी परछायां आफ्टर इमेजेस बची है, पर रुद्र की आदि ड्रैगन वाली आंखों के लिए विक्रम सिर्फ थोड़ा तेज भाग रहा था। वह अभी भी अदृश्य होने के स्तर से कोसों दूर था। भले ही मुझे नहीं पता कि तू कौन सी गति तकनीक इस्तेमाल कर रहा है, पर यह किसी काम की नहीं है। रुद्र ने हंसते हुए सिर हिलाया और बिना किसी मेहनत के उन परछाइयों के बीच से विक्रम के असली शरीर को खोज निकाला। उसी वक्त विक्रम एक अजीब सा कदम बढ़ाते हुए बिजली की रफ्तार से रुद्र के एकदम करीब आ पहुंचा। अब मेरी अग्नि ड्रैगन हथेली, फायर ड्रैगन पाम का कहर झेल, विक्रम पागलों की तरह चीखा। उसने पीच स्तर येलो टियर की एक उच्च और खौफनाक तकनीक का इस्तेमाल किया। ग्ररा, विक्रम का हाथ मानो एक दहकते हुए अग्नि ड्रैगन में बदल गया, और वह एक प्रलयनकारी ताकत के साथ रुद्र के सीने को चीरने के लिए आगे बढ़ा। यह तकनीक उसका सबसे गुप्त और खौफनाक ब्रह्मास्त्र थी। उसने इसे आत्म खड्ग अकादमी में जाकर अपना भौकाल टाइट करने के लिए बचा रखा था, पर रुद्र को कुचलने के लिए उसे यह ब्रह्मास्त्र पहले ही निकालना पड़ा। चलो अच्छा ही है, कम से कम दोनों महान दूतें मेरी असली ताकत तो देख लेंगी। विक्रम के होठों पर एक खूनी मुस्कान आ गई। इस अग्नि ड्रैगन हथेली का प्रहार इतना खौफनाक था कि छठे और सातवें चरण के मास्टर भी इसे झेलकर अपाहिज हो जाते। रुद्र तो सिर्फ पांचवें चरण पर था। इसका प्रहार पड़ते ही रुद्र की हड्डियां चूर चूर होना तय था। मुझे सच में समझ नहीं आता कि तुम्हारी उस गति तकनीक का आखिर फायदा ही क्या था। रुद्र ने हताश होकर अपना सिर हिलाया। उसे विक्रम की इस नौटंकी पर तरस आ रहा था। विक्रम दिन रात अपने युद्ध के अनुभव की डिंगे हाँकता था, पर रुद्र की नजरों में विक्रम की वह गति तकनीक एकदम कबाड़ थी। उसका आखिरी हमला अग्नि ड्रैगन हथेली बस थोड़ा सा ठीक ठाक था। तो क्या यही तुम्हारी पीच स्तर की उच्च तकनीक अग्नि ड्रैगन हथेली है? रुद्र का चेहरा सख्त हुआ। उसने अपना दाहिना हाथ पीछे खींचा और एक खौफनाक मुक्का दाग दिया। उन काल प्रेत यमदूतों के साथ हुई जीवन मरण की लड़ाई में रुद्र के फौलादी शरीर की ताकत 30,000 किलोग्राम के खौफनाक स्तर को छू चुकी थी। इस मौके में रुद्र ने अपनी शारीरिक ताकत का 90% हिस्सा इस्तेमाल किया था। यानी यह मुक्का 27,000 किलोग्राम 27,000 कैटीज के प्रलयनकारी वजन के साथ आगे बढ़ा। हिस्स, रुद्र का मुक्का हवा को चीरता हुआ निकला। हवा के फटने की आवाज अभी शांत भी नहीं हुई थी कि एक और बेहद कान फाड़ देने वाला और भारी धमाका गूंज उठा। बूम! 27,000 किलो की वह विनाशकारी ताकत किसी सुनामी की तरह आगे बढ़ी। उसने एक ही झटके में उस अग्नि ड्रैगन के परखच्चे उड़ा दिए और सीधे विक्रम की हथेली से जा टकराए।
कड़क, हड्डियों के टूटने की एक बेहद डरावनी और साफ आवाज पूरे अखाड़े में गूंजी। विक्रम राठौर का चेहरा पलक झपकते ही सफेद पड़ गया और वह एक दर्दनाक चीख मारते हुए हवा में किसी तिनके की तरह उड़ गया। असंभव, ये बिल्कुल नामुमकिन है। विक्रम की आंखों में अब सिर्फ एक खौफनाक दहशत थी। वो अपनी टूटी हुई बांह को पकड़े जमीन पर गिरा और बुत बनकर खड़ा रह गया। रुद्र ने अपनी मुट्ठी वापस खींची और मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। शुक्र मनाओ कि मैंने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं की, वरना इस एक मौके में तुम्हारे चीथड़े उड़ जाते। सुहानी ने पहले ही चेतावनी दे दी थी, इसलिए रुद्र ने उसकी इज्जत रखी। और वैसे भी रुद्र की विक्रम राठौर से कोई सीधी या गहरी दुश्मनी नहीं थी, इसलिए वह बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहता था। लेकिन सिर्फ 90% ताकत के इस एक प्रहार ने ही विक्रम राठौर के गुरूर और उसकी खौफनाक ताकत दोनों को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया था। डिस्क्लेमर, इस वीडियो में बताई गई वेब नॉवेल हमारी स्वयं की रचना नहीं है। इसके सभी कॉपीराइट और अधिकार मूल लेखक एवं प्रकाशक के पास सुरक्षित है। हम केवल एक्सप्लेनेशन, समरी, रिव्यू प्रदान करते हैं, केवल मनोरंजन और शैक्षिकी उद्देश्य से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।